यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? मॉडल टैक्स कन्वेंशन। और मॉडल टैक्स कन्वेंशन में मैंने बोला था आपका 70% पार्ट हो गया है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा आर्टिकल नंबर 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो उसके बाद आपका 70% पार्ट है वो हो जाता है। तो सर मॉडल टैक्स कन्वेंशन में क्या पढ़ा था? अगर एक बार क्विकली रिवाइज करवाना है तो मैं करवा सकता हूं। चलो आपको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा लेता हूं। फास्ट रिवाइज करवा लेता हूं। सबसे पहले 3 मॉडल होते हैं। वन इज द ओईसीडी, वन इज द यूएन, वन इज द यूएस मॉडल। ओईसीडी मॉडल डेवलप्ड कंट्री के बीच में होता है, यूएन मॉडल है वो डेवलपिंग के बीच में, और यूएस वाला यूएस वालों के साथ में। अब एक बात समझना, जो भी तुम्हारा ओईसीडी मॉडल होता है वो हमेशा रेसिडेंस रूल को है वो ज्यादा तवज्जो देता है, लेकिन यूएन मॉडल है वो सोर्स को भी तवज्जो देता है कि सोर्स वाली कंट्री में भी टैक्स लगना चाहिए। उसके बाद में आपके सिलेबस में 2 मॉडल है, ओईसीडी एंड यूएन मॉडल। दोनों में कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है, और ओईसीडी में 32 आर्टिकल है, और यूएन में तुम्हारे कितने हैं? 31 आर्टिकल है। अब एक बात समझना, यहां पे ये आर्टिकल के नाम वगैरह दे रखे हैं। हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल पढ़ना, और आर्टिकल से पहले मैंने बोला था प्रीएम्बल एंड तुम्हारा टाइटल। टाइटल में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कन्वेंशन किसके लिए है? डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है, और साथ साथ में ये कोई लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं देता है डबल नॉन टैक्सेशन की या टैक्स इवेजन की वगैरह अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे प्रीएम्बल में अभी ऐसा भी लिखा गया है कि ये ट्रीटी शॉपिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। जो ट्रीटी शॉपिंग होता है वो ट्रीटी शॉपिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 1 ये बोलता था कि पर्सन कवर्ड। सर कौन कौन से पर्सन है वो कवर होते हैं? तो मैं बता दूं, पर्सन कवर्ड मींस आर्टिकल किसके, ये जो ट्रीटी है ये ट्रीटी किस किस के लिए लगती है? तो ट्रीटी बेसिकली रेजिडेंट पर्सन के लिए लगती है, जो या तो एक कंट्री का रेजिडेंट है या दोनों कंट्री का रेजिडेंट है, उसके लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी है जो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है, तो क्या वो भी ट्रीटी का बेनिफिट ले सकती है? आंसर इज यस, वो भी रेजिडेंट मानी जाएगी, ट्रीटी का बेनिफिट ले सकती है, लेकिन वो ट्रीटी का बेनिफिट उतना ही ले सकती है जितना उसके पार्टनर उस कंट्री के रेजिडेंट है। जैसे इस एग्जांपल में अपन ने बार बार जिक्र किया था कि यहां पे जो फर्म है एबीसी फर्म, वो एबीसी फर्म के 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर यूके के रेजिडेंट है। तो भैया जो भी इनकम होगी उसमें 2 पार्टनर के हिस्से की जो इनकम होगी, टोटल इनकम मान लो 3 करोड़ हुई, तो 3 करोड़ में से 2 करोड़ का इनकम है, उस पे वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया दैट इज द आर्टिकल नंबर 2, दैट इज टैक्सेस कवर। कौन कौन से टैक्सेस कवर होते हैं वो लिखा हुआ रहता है। अगर फ्यूचर में कोई टैक्सेस आते हैं या इन प्लेस ऑफ कोई टैक्सेस आते हैं तो वो भी कवर हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 3 जनरल डेफिनेशन था, मैंने बोला था ये बाद में मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल नंबर 4 पे चलते हैं, रेसिडेंस। अब एक बात समझना, कोई भी पर्सन है वो रेजिडेंट कैसे, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है? आपको डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से निकालना है। मींस अगर कोई पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज रेजिडेंट, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वजह से, या फिर प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, तो वो कंट्री वो रेजिडेंट कंट्री मानी जाएगी उस पर्सन के लिए। अब अगर कोई पर्सन दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे? तो भैया इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में हम देखेंगे परमानेंट होम कहां पे है। अगर परमानेंट होम दोनों कंट्री में तो ये देखेंगे कि भैया कहां पे इकोनॉमिक और पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है। अगर इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर दोनों कंट्री में है, ठीक है, या पता नहीं चल रहा है, या फिर वो पर्सन क्या है, पर्सन का कहीं पे भी परमानेंट होम नहीं है, तो उस केस में हैबिचुअली अबोर्ड कहां करता है? और हैबिचुअली अबोर्ड दोनों जगह करता है या कहीं नहीं करता है, तो वो नेशनल कहां का है? अगर नेशनल भी पता नहीं चलता, कहीं का नहीं है या दोनों जगह का है, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। और अदर पर्सन के केस में ऑलवेज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो क्या करेगी? डिसाइड करेगी। उसके बाद मैंने आर्टिकल नंबर 5 बताया। 5 में मैंने बताया पी के बारे में। सर पी का मतलब क्या होता है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बिजनेस इनकम जो होती है वो हमेशा टैक्सेबल उस कंट्री रेजिडेंट वाली में तो होती है, सोर्स कंट्री में तब टैक्सेबल होती है जब सोर्स कंट्री में उसका पी है, और आई कैन से दैट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कब बनेगा? तो उसका सबसे पहला पैरा ये बोलता था फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इन द सोर्स कंट्री। अगर सोर्स कंट्री में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से होली और पार्टली बिजनेस कंडक्ट होता है, कैरिड ऑन होता है, उसको अपन पी बोल देंगे। पी के कुछ एग्जांपल भी थे, जैसे वो प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, माइन क्वेरी है वो भी हो सकता है। अब एक और चीज समझना, मैंने बोला था बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, वो भी तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर वो 12 मंथ से ज्यादा के लिए है एज पर द ओईसीडी मॉडल। लेकिन यूएन मॉडल बोलता है कि अगर मान लो 6 मंथ से ज्यादा के लिए है तो आएगा। उसके बाद हमने सर्विस पी की बात की थी कि अगर मान लो आप क्या करते हो कि सोर्स कंट्री में आप अपने एम्प्लॉय के थ्रू वगैरह सर्विस दिलाते हो, तो सर्विस पी बन जाएगी। अगर 183 डेज से ज्यादा का सर्विस है तो उस केस में वो सर्विस पी बन जाएगी। ये सिर्फ यूएन मॉडल में था। उसके बाद मैंने आपको बोला था
कि कुछ चीजें ऐसी है जो पी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला, अगर आप यूज ऑफ फैसिलिटी करते हो या फिर सोर्स कंट्री में आप स्टॉक मेंटेन करते हो, किसके लिए? या तो स्टोरेज के लिए, डिस्प्ले के लिए, डिलीवरी के लिए, एज पर द ओईसीडी मॉडल। लेकिन यूएन मॉडल बोलता है कि सिर्फ स्टोरेज और डिस्प्ले के लिए, तो उस केस में वो पी नहीं माना जाएगा। यूएन मॉडल के हिसाब से अगर आप सोर्स कंट्री में डिलीवरी के लिए अगर स्टॉक मेंटेन करते हो, फैसिलिटी यूज करते हो, तो उस केस में पी बन जाएगा। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर मान लो आप क्या करते हो, सोर्स कंट्री में स्टॉक मेंटेन करते हो फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ दैट स्टॉक बाय एनी अदर एंटरप्राइज, तो भी पी नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आप सोर्स कंट्री में है, वो आप कोई फिक्स प्लेस मैनेज करते हो, और वो फिक्स प्लेस किसके लिए है पता है? या तो वहां पे गुड्स को परचेस करने के लिए है, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है, या फिर वो फिक्स प्लेस है वो ऑक्सिलरी या प्रिपरेटरी सर्विस देता है, तो उस केस में भी वो पी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि भैया अगर जो ऑक्सिलरी प्रिपरेटरी सर्विस देता है, मतलब ऊपर जितनी भी सर्विस थी वो सब अगर मिला के भी ऑक्सिलरी प्रिपरेटरी होता है, तो उस केस में वो पी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिला के वो ऑक्सिलरी प्रिपरेटरी में नहीं आता, तो उस केस में वो पी बन जाएगा। उसको लेके पैराग्राफ नंबर 4.1 था। 4.1 क्या था कि अगर मान लो किसी सोर्स कंट्री में आपका पी बन गया और वहां पे आपका एक और ऑफिस है या प्लेस है जो प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी सर्विस दे रहा है, तो भी वो पी की डेफिनेशन में आ जाएगा, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल लेके आपको बताया था। एज वेल एज मान लो किसी सोर्स कंट्री में आपका भी कोई प्लेस है, एज वेल एज द आपके जो कनेक्टेड पर्सन है वो कनेक्टेड पर्सन का भी कोई प्लेस है, और वो दोनों के मिला के जो प्लेसेस है वो ऐसे दोनों प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अगर मिलाने के बाद वो प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी से कुछ ज्यादा है, पी बन जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है वो डिपेंडेंट एजेंट की बात करता है कि अगर सोर्स स्टेट में आपके बिहाफ पे कोई भी पर्सन है जो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का पावर रखता है या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तुम्हारा पीई बन जाएगा। एज वेल एज द अब एक चीज समझना, यहां पे यूएन मॉडल में ऐसा था कि वो पर्सन है वो हैबिचुअली आपके लिए स्टॉक का डिलीवरी करता है, तो उस केस में भी वो पीई की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन आर्टिकल नंबर जो 6 था यूएन मॉडल का, वो सिर्फ इंश्योरेंस की बात करता था, और वो ओनली यूएन मॉडल में था। वो ये बोलता था कि अगर मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करती है, दूसरी कंट्री में एजेंट अपॉइंट करती है, और वो डिपेंडेंट एजेंट है, और वो कमीशन वहां से कलेक्ट करती है। री इंश्योरेंस का केस नहीं होना चाहिए, तो उस कंट्री में उसका पी बन जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 6 सॉरी पैरा नंबर 6 और 7 था, वो ये बोलता था कि अगर मान लो वो एजेंट है वो इंडिपेंडेंट एजेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट एजेंट है तो पी की डेफिनेशन में नहीं आता। और इंडिपेंडेंट एजेंट का मतलब होता है कि वो एजेंट जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो काम कर रहा है। एज वेल एज द जो एजेंट है ना, वो एक्सक्लूसिवली और ऑलमोस्ट आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो सबके लिए काम कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट एजेंट है, वो माना जाएगा। अगर किसी कंट्री में सब्सिडरी कंपनी होता है, किसी कंट्री में सब्सिडरी कंपनी होता है, तो उस केस में वो पी की डेफिनेशन में नहीं आता। सब्सिडरी होल्डिंग होना कोई पी नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद लास्ट मैंने ये बोला था कि कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या होगा, अगर एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करता है, 50% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग वगैरह रखता है, या दूसरा वाला पहले को कंट्रोल करता है, दोनों को कोई कॉमन पर्सन कंट्रोल करता है, तो उस केस में वो लोग आपस में कनेक्टेड पर्सन माने जाएंगे। बिजनेस प्रॉफिट की बात कर रहे थे। देखो बिजनेस प्रॉफिट यहां से चालू होता है आपका टैक्सिंग राइट, कि कौन सी इनकम पे किससे कौन सा पर्सन टैक्स लेगा, कौन सी इनकम पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, रेजिडेंट वाली लेगी या सोर्स वाली लेगी, कौन सी कंट्री टैक्स लेगी। तो मैं बता दूं बिजनेस प्रॉफिट पे हमेशा रेजिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेती है। जो बिजनेस प्रॉफिट है उस पे हमेशा रेजिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेती है, लेकिन सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स ले सकती है। कब? अगर जो सोर्स वाली कंट्री है ना, वहां पे आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे सोर्स वाली कंट्री है वो भी टैक्स ले सकती है, लेकिन वो उतना ही टैक्स लेगी जितना प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एक चीज समझना, यूएन मॉडल में एक और कंसेप्ट आता था, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल्स मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पी जो गुड्स बेच रही है वो डायरेक्टली आप बेच देते हो उस कंट्री में, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। और उस पे जो है वो जो सोर्स वाली कंट्री है जहां पे पी है वो वाली कंट्री टैक्स ले सकती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको याद रहेगा मैंने बोला था डायरेक्टली कंप्यूटर बेच देते हो, सिमिलर गुड्स और सेम गुड्स हाईटेक लिमिटेड करके मैंने एग्जांपल लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी आप पी का प्रॉफिट निकालोगे तो पी जो एसोसिएट पी जो है वो हेड ऑफिस के साथ में ट्रांजैक्शन करती है या अदर पी के साथ में ट्रांजैक्शन करती है, वो ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म लेंथ प्राइस पे लिए जाएंगे। मींस उस पी को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मानोगे, एक सेपरेट एंटिटी मान के, और उसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप निकालोगे। उसके बाद में एक चीज समझना, यहां पे यूएन मॉडल बोलता है कि यूएन मॉडल ये बोलता है कि पी का प्रॉफिट निकालते टाइम कौन कौन से खर्चे अलाउ होंगे, कौन से खर्चे अलाउ नहीं होंगे। ऑल खर्चे अलाउ होंगे, लेकिन कुछ खर्चे अलाउ नहीं होंगे। एक तो पी ने अपने हेड ऑफिस या
किसी अदर पीई को रॉयल्टी का पेमेंट किया है। अगर रॉयल्टी का पेमेंट किया है वो अलाउ नहीं होगा। रॉयल्टी किसके लिए? फॉर यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, उसके लिए, पेटेंट वगैरह यूज के लिए, ठीक है। या फिर कमीशन फॉर स्पेसिफिक सर्विस के लिए पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पे किया है हेड ऑफिस को या अदर पीई को, तो वो भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी है तो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। अब ये अलाउ भी नहीं होगा, और ये अगर ये इनकम में, तो इनकम में भी इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था, दैट इज, अगर मान लो क्या होता है कि एडजस्टमेंट करने से, पीई के एडजस्टमेंट करने से, आर्म लेंथ प्राइस की वजह से, ओईसीडी मॉडल में ये पॉइंट है कि अगर मान लो कोई इनकम दोनों जगह टैक्स हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल बैठ के और उसको अवॉइड करेगी, उस टैक्स को अवॉइड कर देगी। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था कि इंडिया में ब्रांच है और इंडिया का प्रॉफिट निकालते टाइम उसकी आर्म लेंथ प्राइस 80,000 आई, तो इंडिया में भी 20,000 प्रॉफिट बढ़ गया, हाईटेक का यूएसए में भी 20,000 प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसको एलिमिनेट किया जाएगा। दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल बैठ के और उसको एलिमिनेट करेगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो तुम्हारा ये आर्टिकल नंबर जो 7 चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट में जो पैरा नंबर 4 है, किसमें? यूएन मॉडल में। वो ये बोलता है कि अगर मान लो उस कंट्री में इनकम कैसे निकालना, उसके लिए ऑलरेडी कस्टमरी लॉ पहले से चला आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर कस्टमरी लॉ है और उसके हिसाब से अगर आप प्रॉफिट निकालते हो, तो उसके हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। कस्टमरी में कैसे? कि आप टोटल प्रॉफिट निकालो और उसका कुछ अप्रोप्रिएट जो प्रॉफिट है अपोर्शनमेंट कर लो, और अपोर्शनमेंट वाला प्रॉफिट है वो सोर्स कंट्री को दे दो। अगर ऐसा कुछ रूल चल रहा है और टैक्स अथॉरिटी इसको मानती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, चलो डन। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल नंबर 7, दैट इज बिजनेस प्रॉफिट। अब एक चीज समझना, हम लोग पहले एक आर्टिकल पे चलेंगे, दैट इज द आर्टिकल नंबर आपका 14 रहेगा। आ जाओ सब लोग आर्टिकल नंबर 14 पे। आर्टिकल नंबर 14 पे आओ तो आप लोग। और आर्टिकल नंबर 14 जो है, ये आर्टिकल नंबर 14 जो है वो सिर्फ यूएन मॉडल में है, ओईसीडी में नहीं है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। ये आर्टिकल क्या बोलता है समझना, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस, ये सिर्फ यूएन मॉडल में है, ओईसीडी में ये वाला मॉडल नहीं है। अब एक चीज समझना, ये मॉडल क्या बोलता है। इट इज लाइक जैसा बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होती है, वैसे ही सर प्रोफेशनल की इनकम कैसे, कहां, कैसे, कब टैक्सेबल होगी करके, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ना, ये बेसिकली पीई के जैसा है। एक होता है पीई करके, दैट इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो, यूएन मॉडल ये बोलता है कि सर अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर किसी दूसरी कंट्री में जाता है और वहां जाके लोगों का इलाज करके आता है, तो क्या वहां उसका पीई बन जाएगा या नहीं, या वहां पे फिक्स बेस बन जाएगा या नहीं। तो ये आर्टिकल यूएन मॉडल में अलग से दे रखा है। अब एक बात समझना, इन सिंपल वर्ड में बोलूं, प्रोफेशनल्स के लिए क्या होगा, प्रोफेशनल के लिए कब पी बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये आर्टिकल सिर्फ यूएन मॉडल में। ओईसीडी मॉडल में प्रोफेशनल के लिए भी पी वाला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 5 ही देखा जाएगा ओईसीडी में। लेकिन यूएन मॉडल में एक सेपरेटली आर्टिकल दे रखा है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 14 फॉर द इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, अगर टीचर किसी और कंट्री में जाके पढ़ा के आता है, तो क्या उधर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिक्स बेस बन जाएगा क्या, क्या वहां पी बन जाएगा क्या, ऐसा कुछ है क्या। देखो, पी वाली डेफिनेशन में तो था वहां पे क्या आपको फिक्स बेस प्लेस होना चाहिए और जहां पे आप बिजनेस कंडक्ट करते हो ऑल दैट थिंग। तो अगर मैं ओईसीडी की बात करता हूं तो प्रोफेशनल के लिए भी आर्टिकल नंबर 5 ही पी देखा जाएगा। लेकिन मैं यूएन की बात करूंगा तो यूएन के लिए आर्टिकल नंबर 14 है, वो इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस है, वो देखा जाएगा। इसको आप प्रोफेशनल सर्विस भी बोल सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, The article deal with the taxation of income derived by person for the professional or specified service which are offered in the source state through some presence। मतलब वहां पे कुछ प्रेजेंस है और उसके थ्रू आपने कोई प्रोफेशनल या स्पेसिफाइड सर्विस दी, तो उस केस में क्या होगा। Currently, this article on the independent personal service is only present in the UN Model Tax Convention, which reads is as under। क्या प्रोफेशनल सर्विस की जो है उस पे क्या होगा और उसको कैसे रीड करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम डिराइव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का पर्सन है, वो रेजिडेंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस और अदर एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट। सिर्फ उसी स्टेट में टैक्सेबल होगी। जैसे मैं इंडिया में प्रोफेशनल हूं तो मेरी इनकम कहां टैक्सेबल होगी, इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन दूसरे स्टेट में टैक्सेबल हो सकती है, दूसरे स्टेट में टैक्सेबल हो सकती है अगर मेरा वहां पे क्या है, कोई फिक्स बेस्ड है। तो
अगर वहां पे फिक्स बेस्ड है तो वहां टैक्सेबल होगी, अदरवाइज टैक्सेबल उस कंट्री में नहीं होगी। तो देखो मैं यहां पे बोलूं, पहले तो ये लोग बोलते हैं कि इनकम डिराइव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस और अदर एक्टिविटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट। अगर आप इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के से काम करते हो, एज अ प्रोफेशनल काम करते हो, तो सिर्फ रेजिडेंट वाली कंट्री में टैक्स लगेगा। तो यहां पे मैं बोलूं रेजिडेंट वाली कंट्री में टैक्स लगेगा। अब एक बात समझना, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस व्हेन इनकम मे बी टैक्स्ड इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। लेकिन ये दो केस ऐसे हैं जिसमें आपको सोर्स स्टेट में भी टैक्स लग जाएगा। कब? पहला, इफ ही हैज अ फिक्स बेस, अगर उसका फिक्स बेस है, वहां पे फिक्स बेस इज लाइक अ पी, अगर वहां पे पी है regularly available to him in the other contracting state for the purpose of performing his activity, in that case only so much of income as attributable to that fixed base may be taxed in the other contracting state। जैसे I can take an example। अब एक बात समझना, मैं पढ़ाता हूं और मेरा वहां पे फिक्स बेस है, उस कंट्री में, किसी और कंट्री में मेरा फिक्स बेस है, तो वो फिक्स बेस अगर वहां पे है तो उस कंट्री में भी मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर उस कंट्री में मैंने जो प्रोफेशनल सर्विस दी वो टोटल 183 डे से ज्यादा दी। कितने दिन से ज्यादा? 183 डे से ज्यादा दी। मतलब जो फिस्कल ईयर में कोई भी 12 मंथ कंप्लीट हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैंने 183 डे से ज्यादा सर्विस अगर उस कंट्री में दी तो वहां पे भी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, इफ इज स्टे इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मैंने वहां पे स्टे किया उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, is for a period or periods amounting to exceeding aggregate 183 days in the any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, in that case only so much of the income is to derived from the activity performed in that other state may be taxed in that other state। अब एक बात समझना, तो मैं सिंपल सी चीज बताऊं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली चीज तो देखो, एक ओईसीडी मॉडल है, एक यूएन मॉडल है। सर प्रोफेशनल की सर्विस जो है, प्रोफेशनल की जो सर्विस है वो कौन से आर्टिकल में टैक्सेबल होगी? अगर मैं ओईसीडी की बात करूं तो बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी और आर्टिकल 7 के हिसाब से जाएगी। अगर मैं बात करूं ओईसीडी की तो उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा और आर्टिकल 7 के हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यूएन मॉडल की तो यूएन मॉडल में एक अलग से आर्टिकल है, दैट इज द आर्टिकल नंबर तुम्हारा 14, और आर्टिकल नंबर 14 के हिसाब से वो टैक्सेबल होगी। अब एक बात समझना, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस, या जिसको मैं प्रोफेशनल सर्विस बोल सकता हूं। अगर कोई प्रोफेशनल है और वो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, वो अगर सर्विस देता है किसी और कंट्री में जाके, ठीक है, तो वहां पे उस कंट्री में टैक्सेबल कब होगा? यूएन मॉडल क्या बोलता है? दो केस में, या तो वहां पे फिक्स बेस है आपका, या तो उस कंट्री में आपका फिक्स बेस है, या फिर आपने फिस्कल ईयर जो रहता है उसमें, उस फिस्कल ईयर में जो भी 12 मंथ का पीरियड चालू हो रहा है या खत्म हो रहा है करके, ठीक है, वो पीरियड में आपने 183 डेज से ज्यादा आपने वहां पे स्टे किया है, तो उस केस में उस कंट्री में आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं पढ़ाता हूं और इंडिया नॉर्मली कौन सा मॉडल फॉलो करता है? यूएन मॉडल। तो प्रोफेशनल जो टीचर है वो भी यहां पे इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस में आएंगे। मैंने क्या किया कि मैं साल में सिर्फ 4-5 बार ही जाता हूं नेपाल, और नेपाल जाके पढ़ा के आता हूं। वहां मैंने एक छोटा सा क्लासरूम ले रखा है और वहां पे कुछ बच्चे आते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं, फिर आ जाता हूं। तो वो मेरा वहां पे फिक्स बेस है या नहीं? आंसर इज यस, फिक्स बेस है, तो नेपाल में मेरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इवन वो फिक्स बेस है, वो मान लो आई कैन टेक एग्जांपल 2 महीने के लिए ही है, मैंने एक स्पेसिफिक जगह ले रखी है, 2 महीने के लिए वहां जाके मैं पढ़ा के आता हूं, बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो मेरा फिक्स बेस है, तो नेपाल में मेरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। या फिर मेरा कोई फिक्स बेस नहीं है, बट मैं क्या करता हूं, नेपाल में बच्चों को घर घर जाके पढ़ाता हूं। नेपाल में बच्चों को मैं घर घर जाके पढ़ाता हूं और पूरे साल में मान लो 183 डेज से ज्यादा मैं नेपाल में रहा, तो नेपाल में मेरी इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जो सोर्स स्टेट है उसमें मेरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसका पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। सर यहां पे प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये आर्टिकल प्रोफेशनल सर्विस पे लग रहा है। प्रोफेशनल सर्विस और एनी अदर जो लाइक प्रोफेशनल सर्विस और अदर एक्टिविटी करके, ठीक है। तो प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशनल सर्विस को यहां पे पैरा नंबर 2 में डिफाइन किया हुआ है। प्रोफेशनल सर्विस इंक्लूड स्पेशली इंडिपेंडेंट साइंटिफिक और लिटरेरी और आर्टिस्टिक और एजुकेशनल और टीचिंग एक्टिविटी एज वेल एज द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ फिजिशियन और लॉयर और इंजीनियर और आर्किटेक्ट और डेंटिस्ट और अकाउंटेंट। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला
यहां पे बोला प्रोफेशनल सर्विस में क्या क्या आएगा। अगर आप साइंटिफिक इंडिपेंडेंट सर्विस देते हो, पहली चीज तो आप किसी का एम्प्लॉय नहीं हो। देखो, अगर आप एम्प्लॉय हो और दूसरी कंट्री में जाके सर्विस देते हो तो यूएन मॉडल के हिसाब से वो तुमको पता है सर्विस पी बन जाएगा। 183 डे से ज्यादा आपने एम्प्लॉय के थ्रू वहां सर्विस दी तो वो सर्विस पी की बात होती है। यहां इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। तो अगर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, तो अगर आप इंडिपेंडेंट साइंटिफिक नेचर का सर्विस देते हो, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल, टीचिंग एक्टिविटी, एज वेल एज द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ फिजिशियन, जो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, डेंटिस्ट है और अकाउंटेंट है, तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। अब एक बात समझना है यहां पे आगे क्या दे रखा है। आर्टिकल 14 वॉज डिलीटेड फ्रॉम द ओईसीडी मॉडल इन 2000 में ओईसीडी मॉडल से ये आर्टिकल डिलीट कर दिया था, बट यूएन मॉडल में है तो वहां डिलीट कर दिया। तो अब प्रोफेशनल की इनकम फिर आर्टिकल नंबर 7 के हिसाब से जाएगी, बिजनेस के हिसाब से जाएगी। बट अगर यूएन मॉडल जब फॉलो करते हो तो प्रोफेशनल की इनकम आर्टिकल नंबर 14 के हिसाब से जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ओईसीडी रिपोर्ट 2000 में आया था, ऑन द इशू रिलेटिंग टू आर्टिकल 14 ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, उस हिसाब से उन्होंने पहले ओईसीडी में डिलीट कर चुके हैं। The effect of deletion of Article 14 is that income derived from professional services now deal with the business profit Article 7 under OECD model। तो आज प्रोफेशनल का भी इनकम होता है और अगर OECD मॉडल है तो आप कौन से आर्टिकल 7 के हिसाब से देखोगे, बट अगर यूएन मॉडल है तो आप आर्टिकल 14 के हिसाब से देखोगे। प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या होता है? दिस आर्टिकल ऑफ यूएन मॉडल cover independent activity involving professional skill. The meaning of the term professional service is illustrated by the some example that is typical liberal professions. The enumeration has explanatory character only and it is not a exhaustive। ये सिर्फ एक तुम्हारा इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि डॉक्टर है, लाइक अकाउंटेंट है या फिर टीचर है, तो ये उन्होंने प्रोफेशनल सर्विस में दे रखा है। इट नॉर्मली कवर सर्विस रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल। नॉर्मली ये सिर्फ इंडिविजुअल के पे लग सकता है। देखो, प्रोफेशनल इंडिविजुअली हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं आपके जो इंडिया के साथ में कुछ अग्रीमेंट्स है करके, ठीक है, कुछ अग्रीमेंट जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के साथ में जो अग्रीमेंट है उनमें है ना पार्टनरशिप फर्म को भी प्रोफेशनल सर्विस में कवर किया होता है। देखो, इंडिया वाले भी पार्टनरशिप फर्म को भी प्रोफेशनल मानते हैं, हम इंडिविजुअल को प्रोफेशनल मानते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म होती है उसको भी प्रोफेशनल मानते हैं। It normally cover individual. However, in case of the double taxation avoidance agreement with Australia, UK and USA, partnership firm also the covered. It suggests principal to principal relationship, जहां principal to principal relationship है। अब एक बात समझना, इसमें से कौन सी चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी। यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस की बात की है तो कौन कौन सी चीजें हैं वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आप एज अ एम्प्लॉय कहीं काम कर रहे हो और आप सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो तुम्हारा पीई की डेफिनेशन में आ जाता है जो बिजनेस वगैरह है, तो उसका तुम्हारा आर्टिकल जो 7 में कवर होता है वो आर्टिकल 14 से एक्सक्लूड हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट एक्सक्लूड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो तुम्हारे आर्टिकल 7 के हिसाब से जाएगी, बिजनेस प्रॉफिट। इट ऑल्सो एक्सक्लूड प्रोफेशनल सर्विस परफॉर्म इन द एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं जॉब करते हो और एम्प्लॉय के थ्रू अगर आप कोई सर्विस दिलाते हो तो वो भी यहां से एक्सक्लूड हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ आर्टिस्ट और स्पोर्ट्समैन आर ऑल्सो नॉट कवर्ड बाय दिस आर्टिकल। जो भी तुम्हारे आर्टिस्ट है, स्पोर्ट्समैन वाले हैं, वो भी इसमें कवर नहीं होंगे। इसमें प्रोफेशनल की डेफिनेशन में सिर्फ कौन से वाले कवर होंगे, डॉक्टर्स है या लॉयर्स है या टीचर्स है, ये लोग यहां पे कवर होंगे। सब पैराग्राफ ए ऑफ द 14(1) provides that income may be taxed in the individual has a fixed base regularly available to him for performing his activity. Though the presence of fixed base given in the right to tax, the amount of income that is subject to tax is limited to that which is attributed to the fixed base। मतलब जितना इनकम फिक्स बेस की वजह से उस कंट्री में हो रहा है उतना उस कंट्री में टैक्सेबल होगा। सब पैराग्राफ बी एक्सटेंड द सोर्स कंट्री राइट टू टैक्स प्रोवाइडिंग दैट द सोर्स कंट्री मे टैक्स इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन द कंट्री ऑफ period or period aggregating more than 183 days in any 12 month commencing or ending in the fiscal year, even if no fixed base is available. Only income derived from activity exercise in that country however may be the tax। अब एक बात समझना, फिक्स बेस का मतलब क्या होता है। फिक्स बेस का मतलब ऐसा कोई भी, जैसे इट्स लाइक अ पीई ओनली, इट्स लाइक अ पीई। प्रोफेशनल के लिए कोई फिक्स बेस ऑफिस वगैरह होता है, दैट इज द पीई ओनली। जैसा पीई में था वैसा का वैसा। देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स बेस। The provision of this article are similar to those for the business profit and rest of the fact is same principle as those in article number 7।
Even if article number 7 and 14 are based on the same principle, since the concept of permanent establishment is reserved for the commercial and industrial activity. अगर आप commercial industrial activity करते हो तो उसको PE बोला जाता है, लेकिन अगर आप professional activity करते हो तो उसको fixed base बोला जाएगा. The term fixed base has been used. The term fixed base would cover, for instance, physician consulting room. जैसे मान लो एक डॉक्टर का कंसल्टिंग रूम है, ऑफिस ऑफ द आर्किटेक्ट है या फिर ऑफिस ऑफ द लॉयर है. अ पर्सन परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस वुड प्रोबेबली नॉट as a rule have premises of the kind of any other state than of his resident. However, if there is another state, a central of activity of fixed or permanent character, then state would be entitled to tax the personal activities income. अब एक बात समझना, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल था, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ है नहीं. एक बात समझना, आर्टिकल नंबर 14 इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल सर्विस. अब एक बात समझना, बिजनेस की इनकम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस की इनकम पे टैक्स रेसिडेंस स्टेट लेगा, सोर्स तब लेगा जहां वहां पे पीई है. लेकिन एक बात समझना, प्रोफेशनल की सर्विस पे यूएन ने एक अलग मॉडल बना दिया कि प्रोफेशनल की सर्विस है, तो यूएन एक अलग मॉडल बना के लेके आया. और यूएन मॉडल ये बोलता है कि प्रोफेशनल सर्विस के केस में कौन टैक्स लेगा? ऑब्वियसली रेसिडेंस कंट्री लेगी. लेकिन सोर्स कंट्री टैक्स ले सकती है अगर वहां पे या तो फिक्स बेस है, आपका फिक्स बेस है. इट्स लाइक अ पी ओनली. पी जो है ना वो इंडस्ट्रियल वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए पी देखी जाती है, प्रोफेशनल के लिए फिक्स बेस बोला गया है. या तो सोर्स कंट्री में आपका फिक्स बेस है या फिर सोर्स कंट्री में आपने 183 डेज से ज्यादा का सर्विस दिया है, तो उस केस में आपका उस कंट्री में फिक्स बेस हो जाएगा और सोर्स वाली कंट्री है वो भी आपसे टैक्स लेने लग जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल नंबर 14. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. और ये वाला आर्टिकल सिर्फ किस में है? यूएन मॉडल में, ओईसीडी मॉडल में नहीं है. तो आप बोलोगे सर जो कंट्री ओईसीडी फॉलो कर रही है वो प्रोफेशनल की इनकम को कैसे टैक्सेबल करी? एज पर आर्टिकल नंबर 7, दैट इज द बिजनेस इनकम. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्टिकल नंबर तुम्हारा 11, 12 एंड 30. 3 आर्टिकल आपको पढ़ाने हैं. तो आर्टिकल नंबर, मैं जाऊंगा सबसे पहले आर्टिकल नंबर 11 पे, और 11 आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट. सर इंटरेस्ट पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, कैसे लेगी, क्या होगा, वो अपन सब चीजें पढ़ने वाले हैं. दैट इज द आर्टिकल नंबर 11 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट. और सिमिलर आर्टिकल है. जब आप इंटरेस्ट पढ़ोगे तो रॉयल्टी बोलोगे, ओ ये तो अपने को पता था. और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तो एज इट इज रॉयल्टी है, वो उसमें कॉपी पेस्ट मारा गया है. चलो अब अपन बात करेंगे कि सर इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कौन सी कंट्री में टैक्सेबल होगा, कैसे होगा, वो अपन सब समझने की कोशिश करते हैं. यस पीपल, तो चलो आपको मैं इंटरेस्ट वाला आर्टिकल है वो बताता हूं. बड़ा ही सिंपल सा आर्टिकल है. आप बोलोगे ये तो हमको तो आता था. अच्छा मैं बताता हूं कैसे आता था. इधर देखो, सबसे पहले है ना मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा. सेक्शन 9 वापस याद दिलाता हूं. सेक्शन 915 करके था शायद, राइट, जिसमें था वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया. याद आया? अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट के केस में क्या होता है समझना. सर कौन सी कंट्री टैक्स लेती है, कैसे होता है? अपन पहले इनकम टैक्स एक्ट को देखते हैं. तो इनकम टैक्स एक्ट में पता है 915 में कुछ ऐसा बोला हुआ था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है, नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है किसी भी रेजिडेंट पर्सन से, दैट इज द बीबी से. जैसे ओबामा ने लोन दिया बीबी से को और बीबी से इंटरेस्ट मिलता है तो वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है. याद आया? या फिर नॉन रेजिडेंट को अपने यहां की गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलता है तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है. याद आया? और उसके बाद में अगर मान लो इस नॉन रेजिडेंट को किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसने वो इंटरेस्ट जो लोन था वो लोन इंडिया में यूज किया, इंडिया के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया है, तो वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है. चलो अब अपन इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. यहां क्या दे रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. अब एक बात समझना आप लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन. जैसे एक बंदा है यूएसए का और उसका नाम है मिस्टर ओबामा. ये यूएसए का रेजिडेंट है, ठीक है. रेजिडेंट कंट्री कौन सी हो गई? यूएसए. अब एक बात समझना, इसने इंडिया में लोन दिया, और इंडिया में लोन किसको दिया पता है? मिस्टर बीबी को. इसको लोन दिया, ओ ये लोन दिया. अब एक बात समझना, अगर उसको इंडिया से अब मिस्टर बीबी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्वेश्चन ये आता है इंटरेस्ट पे टैक्स कौन सी कंट्री लेगी, यूएसए लेगी या इंडिया लेगी? तो डीटीडब्ल्यूए में क्या लिखा जाता है? एक बात बताऊं, यूएसए जो है वो रेजिडेंट कंट्री है
और इंडिया जो है वो क्या है, सोर्स कंट्री है। मींस इंटरेस्ट आ कहां से रहा है, इंडिया से आ रहा है, और जा कहां पे रहा है, वो पर्सन जो है, जो रेजिडेंट पर्सन है जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कहां का रेजिडेंट है, यूएसए का। तो सर कौन सी कंट्री टैक्स लेती है इंटरेस्ट पे, सोर्स कंट्री जहां से इंटरेस्ट आ रहा है, या जो रेजिडेंट कंट्री जिस पर्सन को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखते हैं और देखते हैं ये आर्टिकल क्या बोलता है। ध्यान देना, एक एक वर्ड समझने की कोशिश करना, आराम से इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसके आगे वाला आर्टिकल 1 मिनट में हो जाएगा। देखो, The article provide the right to both the contracting state in taxation of interest। दोनों राइट दोनों कंट्री को मिलता है। देखेंगे आगे क्या दे रखा है। जनरली इंटरेस्ट इज टैक्स्ड इन द सोर्स स्टेट एट अ गिवन रेट ऑन द ग्रॉस बेसिस। देयरआफ्टर सच इनकम मे बी टैक्स्ड इन द रेसिडेंस स्टेट विद द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन द सोर्स स्टेट। इसको एक बार आप छोड़ दो। आर्टिकल का पैरा 1 क्या बोलता है, देखो, इंटरेस्ट अराइजिंग in contracting state and paid to the resident of other contracting state may be taxed in that other state। एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ, कौन सी कंट्री टैक्स लेगी यहां पे, इस पैरा के हिसाब से बोलो। इंटरेस्ट अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मींस एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, एंड पेड टू द रेजिडेंट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट देन टैक्स्ड इन दैट अदर स्टेट। अदर स्टेट का मतलब होता है, ये पैरा नंबर 1 जो राइट देता है ना, वो 1 राइट देता है रेजिडेंट कंट्री को टैक्स लेने का, रेजिडेंट कंट्री को, कि जो रेजिडेंट वाली कंट्री है ना वो इंटरेस्ट पे टैक्स लेगी। ये पैरा नंबर 1 में बोला हुआ है। पैरा नंबर 1 में बोला हुआ है कि रेजिडेंट वाली कंट्री है वो टैक्स लेगी। तो इंटरेस्ट अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, इंडिया में मान लो इंटरेस्ट हो रहा है, पेड टू द रेजिडेंट ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मींस यूएसए वाले को पे कर रहे हैं, तो मे बी टैक्स्ड इन द अदर स्टेट। इसका मतलब रेजिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेगी। तो अगर अपने एग्जांपल से बात करूं कि इंडिया में बंदा है मिस्टर बीबी, जो मिस्टर बीबी ओबामा को इंटरेस्ट दे रहा है, तो सिर्फ यूएसए टैक्स लेगी। कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, यूएसए। पहले वाले पैरा में तो बोला हुआ है यूएसए है वो टैक्स लेगी। अब एक और चीज समझना, यहां पे वर्ड यूज हुआ है सिर्फ पेड। तो पेड का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा ही नहीं क्या, आंसर इज वो भी लग जाएगा। मतलब यहां पे पेड को आप पेबल भी कंसिडर करोगे, जो पेबल है वो पेबल भी इसमें आ जाएगा। तो आइदर पेड और पेबल दोनों चीजें यहां पे आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 11(1) ऑफ ओईसीडी एंड यूएन मॉडल कन्वेंशन प्रोवाइड्स द रेसिडेंट स्टेट कैन ऑलवेज टैक्स द इनकम अनलेस द टैक्स ट्रीटी प्रोहिबिट। जब तक ट्रीटी प्रोहिबिट नहीं करती, रेजिडेंट स्टेट तो टैक्स लेगा ही लेगा इंटरेस्ट पे। इवन विदाउट दिस क्लॉज द रेसिडेंस स्टेट कुड टैक्स इंटरेस्ट। द टू इंपोर्टेंट फ्रेज यूज्ड इन द आर्टिकल इज पेड एंड मे बी टैक्स्ड। इसका मतलब क्या, द टर्म पेड शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द फिजिकल पेमेंट इन कैश, इट माइट इंक्लूड द परफॉर्मेंस इन काइंड। ये इन काइंड भी हो सकता है, सेट ऑफ अमाउंट भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है। The term may be taxed gives right to the residence state to tax the interest income. In doing so, it does not stipulate an exclusive right to tax in favor of the resident state। तो यहाँ पे लिखा हुआ है the resident state may be taxed in other state करके, मतलब residence state टैक्स ले सकता है। अगर मान लो यहाँ only word यूज हुआ होता कि ओनली रेजिडेंट स्टेट में लगेगा, तो सोर्स स्टेट को राइट ही नहीं मिलता। तो क्वेश्चन ये आता है, पहला पैरा तो यही बोलता है कि रेजिडेंट स्टेट है वो टैक्स लेगा। तो अगर मैं अपने ट्रांजैक्शन की बात करूं, एक पर्सन है इंडिया में मिस्टर बीबी, उसने इंटरेस्ट दिया यूएसए के ओबामा को, ओबामा ने लोन दिया था, तो ओबामा के लिए सोर्स स्टेट है इंडिया और रेसिडेंट स्टेट है यूएसए। तो पहले पैरा के हिसाब से इंटरेस्ट पे टैक्स कौन सी स्टेट लेगी, दैट इज द रेसिडेंट स्टेट, और इन अवर एग्जांपल आई कैन से दैट द यूएसए। लेकिन देखो सेकंड पैरा है वो इंडिया को भी कुछ हक देगा, कुछ इंडिया को भी राइट देगा कि इंडिया जो है वो इंडिया भी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स ले सकती है, लेकिन लिमिटेड ले सकती है, ज्यादा नहीं ले सकती। कितना ले सकती है वो अपन समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, इधर देखना। हाउएवर इंटरेस्ट अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब मैं बात कर दूं सोर्स स्टेट की, सोर्स स्टेट, और आई कैन से दैट इंडिया से इनकम इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, मे ऑल्सो भी टैक्स इन दैट स्टेट। मींस यहां पे सोर्स स्टेट को भी पावर दे दिया कि सोर्स स्टेट भी इस पे टैक्स लगा सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट स्टेट। मींस वहां के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से सोर्स स्टेट भी टैक्स लगा सकती है। बट इफ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इंटरेस्ट इज अ रेजिडेंट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जैसे जो ओबामा है, ही इज अ बेनिफिशियल ओनर एंड ही इज अ रेजिडेंट ऑफ यूएसए,
The tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of interest. रेजिडेंट कंट्री जो है वो तो टैक्स अपने हिसाब से लगाएगी, सोर्स कंट्री टैक्स लगा सकती है, लेकिन सोर्स वाली कंट्री है वो ग्रॉस इंटरेस्ट पे 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकती। जो सोर्स वाली कंट्री है वो 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकती। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट सेटल द मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लिमिटेशन। भैया यहां पे 10% दे रखा है, बट अगर मान लो ओईसीडी मॉडल बोलता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो करके। तो देखो मैं आपको बोलूं पैरा 1 क्या बोलता है, हमेशा इंटरेस्ट पे टैक्स है वो रेजिडेंट वाली कंट्री लेगी। रेजिडेंट वाली कंट्री के पास फुल राइट होता है इंटरेस्ट पे टैक्स लेने का, लेकिन सोर्स वाली कंट्री भी ले सकती है, ऐसा पैरा 2 में बोला है। और ओईसीडी मॉडल बोलती है कि भैया रेजिडेंट वाली कंट्री तो टैक्स लेगी, सोर्स वाली कंट्री ले सकती है टैक्स, बट मैक्सिमम 10% से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती। एक अपर लिमिट देती है कि 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लेगी, और भी अगर इस लिमिट को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो सोर्स वाली कंट्री 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लेगी, और मैं बता दूं 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लेगी, और वो भी ग्रॉस बेसिस पे। ग्रॉस बेसिस का मतलब ग्रॉस इंटरेस्ट के बेसिस पे। बहुत बार होता है ना, अपन ने पता है 115A पढ़ा था, याद रहेगा। तो इंडिया में हम 5% टैक्स लेते हैं। अगर मान लो नॉन रेजिडेंट को इंडिया से इंटरेस्ट मिलता है तो 5% ग्रॉस बेसिस पे, कोई खर्चे अलाउ नहीं होते। एज वेल एज द आप अगर देखोगे 115A में कहीं कहीं 5% था, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे 5% था, याद आया आपको थोड़ा बहुत करके, ठीक है। तो 5% था जिसपे टीडीएस 194 एलसी और एलडी में टीडीएस कटता था, और इंटरेस्ट हम 5% से ही टैक्सेबल करते थे, ठीक है। तो वो डोमेस्टिक लॉ में अमेंडमेंट क्यों लाए पता है, ड्यू टू द, क्यों लाए, क्योंकि डीटीडब्ल्यूए ऐसा बोलते थे, और डीटीडब्ल्यूए बोलते थे सोर्स वाली कंट्री टैक्स ले सकती है लेकिन मैक्सिमम 10%, ऐसा ओईसीडी मॉडल बोलता है। यूएन मॉडल भी सेम ही बोलता है, बट यूएन मॉडल जो है ना, वो यूएन मॉडल आपको ये 10% का मैक्सिमम लिमिट नहीं देता, वो डैश मार के दे देते हैं कि आप दोनों डिसाइड कर लो कंट्री के मैक्सिमम टैक्स कितना लगना चाहिए सोर्स स्टेट में करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हो, हाउएवर सच इंटरेस्ट मे बी टैक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन विच इट्स अराइजेज। अराइजेज मींस आपका सोर्स वाला स्टेट में भी इंटरेस्ट पे टैक्स लग सकता है एज पर यूएन मॉडल according to the law of that state, but the beneficial owner of interest is a resident of other contracting state. The tax so charged shall not be exceed dash percentage. डैश परसेंटेज मींस परसेंटेज आप बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड कर दो of the gross amount of the interest. The competent authority of contracting state shall by mutual agreement settle the mode of the application of the limitation. ये लिमिट कितना लगाना है वो आपस में डिसाइड करेंगे। You got my point or not? Yes. तो अगर आपको कल उठ के कोई पूछता है कि बताओ आर्टिकल नंबर 11 के हिसाब से इंटरेस्ट पे कौन सी कंट्री टैक्स लेती है, आप बोलोगे रेजिडेंट कंट्री तो हमेशा लेगी, रेजिडेंट कंट्री तो हमेशा लेगी, लेकिन सोर्स कंट्री इंटरेस्ट ले सकती है अगर सोर्स कंट्री से इंटरेस्ट हो रहा है, आ रहा है, अराइज सोर्स कंट्री से हो रहा है, और वो पर्सन बेनिफिशियल ओनर है जो रेजिडेंट कंट्री में है, तो उस केस में सोर्स कंट्री भी इंटरेस्ट पे टैक्स ले सकती है, लेकिन ओईसीडी मॉडल एक लिमिट देता है मैक्सिमम 10% का। यूएन मॉडल बोलता है भाई तुम डिसाइड कर लो आपस में मिलके, और तुम डिसाइड कर लो कि मैक्सिमम सोर्स कंट्री इंटरेस्ट पे टैक्स कितना ले पाएगी। अब देखो आगे क्या दे रखा है। Article number 11.2 of OECD Model Tax Convention differ from UN model to the extent it provide that tax in source state shall not exceed 10% of gross amount of the interest, whereas UN model leaves the percentage to be established through the bilateral negotiation. Article 11.2 provides the source state a limited right of interest as per the domestic law at concessional rate. मीन्स भैया सोर्स स्टेट है वो कम टैक्स लेगा, कंसेशनल रेट से टैक्स लेगा ग्रॉस इंटरेस्ट बेसिस पे। Thus it may be seen that interest is taxed in both the state. तो अपन ये बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट दोनों कंट्री में टैक्स लगेगा, the source state as well as the resident state. The benefit of the concessional tax rate is given subject to fulfillment of certain condition, and accordingly the recipient of interest would be the beneficial owner of interest. पहली चीज जो ओबामा है वो बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए उस इंटरेस्ट का, और वो रेजिडेंट है वो यूएसए का होना चाहिए। तो इंडिया में मैक्सिमम टैक्स कितना लग सकता है, जितना डिसाइड होगा। ओईसीडी मॉडल बोलता है 10% और यूएन मॉडल बोलता है आप खुद डिसाइड कर लो। अगर मैं आपको सिंगापुर ट्रीटी बताऊं तो देखो सिंगापुर ट्रीटी में क्या बोला हुआ है। अगर मैं सिंगापुर ट्रीटी आपको बताने जाऊं तो सिंगापुर ट्रीटी में ये वाला इंटरेस्ट वाला पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। देखो इंटरेस्ट वाला आर्टिकल नंबर 11 सिंगापुर इंडिया ट्रीटी में क्या लिखा है, देखो इंटरेस्ट अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट दैट इज सोर्स स्टेट
is paid to the resident of other contracting state that is resident and may be taxed in that other state। में पहला पॉइंट तो यही बोलता है कि रेजिडेंट वाली कंट्री है वो टैक्स लेगी। पहला पॉइंट है, वो पहला पैरा है, वो तो यही बोलता है रेजिडेंट वाली कंट्री है वो टैक्स लेगी। अब एक बात समझना, सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स ले सकती है इंडिया सिंगापुर डीटीडब्ल्यू के हिसाब से, बट कितना सोर्स वाली देखो। However, such interest may also be taxed in contracting state in which it arises। मैं सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स ले सकती है, मैं ले सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट स्टेट, में सोर्स स्टेट के लॉ के हिसाब से ले सकती है। जैसे सिंगापुर के पर्सन को इंडिया से इंटरेस्ट मिलता है तो इंडिया भी ले सकती है। भाई सिंगापुर तो लेगी ही लेगी, इंडिया भी ले सकती है। अब एक बात समझना, अगर इंडिया के पर्सन को सिंगापुर से इंटरेस्ट मिलता है तो इंडिया तो लेगी ही लेगी, सिंगापुर भी ले सकती है। कितना, देखो क्या लिखा हुआ है, बट द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इंटरेस्ट is a resident of other contracting state, the tax so charge shall not exceed। मीन्स यहां पे सोर्स कंट्री मैक्सिमम टैक्स कितना ले सकती है इंटरेस्ट पे, तो उसको बताया हुआ है। देखो 10% of gross amount of interest if such interest is paid on the loan granted by bank carrying on the bona fide banking business or the similar financial institution including an insurance company। तो यहां पे इंडिया सिंगापुर में क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है करके, ठीक है, या फिर तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उसने लोन दिया था तो सोर्स कंट्री मैक्सिमम टैक्स कितना लेगी 10%, और अगर बाकी ने किसी ने लोन दिया था तो सोर्स कंट्री मैक्सिमम टैक्स कितना लेगी 15%। ये इंडिया सिंगापुर की बात की हुई है। अब एक बात बताओ, इंडिया सिंगापुर ने डिसाइड किया कि चलो सिंगापुर का बैंक है और सिंगापुर के बैंक ने इंडिया में किसी को लोन दिया और उस बैंक को अगर इंडिया से इंटरेस्ट मिलता है तो इंडिया टैक्स लेगा मैक्सिमम 10%। बट मान लो सिंगापुर के बैंक ने नहीं दिया, किसी और पर्सन ने लोन दिया और उसको इंटरेस्ट मिलता है तो भैया टैक्स लगेगा 15% की रेट से। ये इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में हमने नेगोशिएशन करके मान लो ये रेट लाई है, ठीक है। अब यहां ओईसीडी और यूएन मॉडल क्या बोलता है? ओईसीडी बोलता है कि भैया मैक्सिमम 10% ले लो सोर्स स्टेट में। यूएन मॉडल बोलता है कि तुम खुद डिसाइड कर लो। यूएन मॉडल बोलता है कि तुम खुद डिसाइड कर लो कि भैया सोर्स कंट्री में कितना टैक्स लगना चाहिए। चलो, अब उसके बाद इंटरेस्ट का डेफिनेशन दे रखा होगा कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है डेट क्लेम। जो भी तुम्हारा डेट क्लेम होता है वो डेट क्लेम को अपन इंटरेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें पेनल्टीज वगैरह नहीं आएगी। जो पेनल्टीज वगैरह है वो उसमें नहीं आएगी। तो यहां पे इंटरेस्ट का डेफिनेशन दे रखा है कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड में बोल दूं, इंटरेस्ट का मतलब होता है डेट क्लेम, और जो भी तुम्हारी पेनल्टीज वगैरह है वो तुम्हारे इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आती। देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट यूज्ड इन दिस आर्टिकल मींस इनकम फ्रॉम डेट क्लेम। जो भी तुम्हारा डेट क्लेम होता है उसका जो है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। है डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, उस पे लोन है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। For every kind, whether or not secured by mortgage or whether or not carrying a right to participate in the debtor's profit। अगर वो मान लो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And in the particular, income from government security or income from bonds or debenture, including premium and prices attached to such security, bonds and debenture, but penalty charges for the late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article। जो भी तुम्हारी पेनल्टी चार्जेस है वो तुम्हारा इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो देखो बाकी वाला मैं बोलूं, आपका डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, लोन है, उस पे जो जाता है वो सब तुम्हारे इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। और एक और बात समझना, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट रेट स्वेप्स वगैरह होता है, जो आप एसएफए में पढ़ते हो, इंटरेस्ट रेट स्वेप वगैरह, वो तुम्हारे डेट क्लेम में नहीं आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 11(3) प्रोवाइड्स फॉर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। It nevertheless remain understood that a bilateral convention to contracting state may widen the formula employed so as to include in it any income which is taxed as interest under either of their domestic law but which is not covered by the definition। यहाँ पे बोला है कि दो कंट्री चाहे तो और भी इसको वाइडन कर सकती है, उसके स्कोप को बढ़ा सकती है कि डेट क्लेम में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा इंटरेस्ट कवर करना है। The definition of interest in the first sentence of the paragraph 3 is not normally applied to payment made under certain kind of the non-traditional financial instrument where there is no underlying debt। जिस जहां अंडरलाइंग डेट नहीं है उसका इंटरेस्ट है, जैसे यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग, तो उसके केस में वो इंटरेस्ट इसमें कवर नहीं होता है। However, the definition will apply to the extent that the loan is considered to the exist under the substance over form rule and abuse of the right principle or any other similar doctrine।
The second sentence of paragraph 3 exclude from the definition of interest penalty charges for late payment, but contracting state are free to omit this sentence and treat penalty charges as interest in their bilateral convention. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई दोनों कंट्री जब बैठेगी तो वो डिसाइड कर लो पेनल्टी जो चार्जेस है जो लेट पेमेंट के लिए वगैरह होता है क्या उसको इंटरेस्ट में लेना है या नहीं लेना। अगर लेना है तो आप ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। बट यहाँ पे ये मॉडल बोलता है कि पेनल्टी चार्जेस है वो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बोलूं, जहां अंडरलाइंग डेट होता है, डेट में अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, लोन हो सकता है, कोई भी जहां अंडरलाइंग असेट है वो अंडरलाइंग असेट तुम्हारा डेट है और उसके लिए अगर आपको कोई मिलता है तो वो तुम्हारे इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। दिस इज द पैरा नंबर 3 जो डिफाइन करता है किसको, इंटरेस्ट को। तो मैं आपको बोलूं एक चीज, देखो मैं अगर आपको यह बोलूं कि पैरा नंबर 1 क्या बोलता है, रेजिडेंट वाली कंट्री हमेशा इंटरेस्ट पे टैक्स लेगी। पैरा नंबर 2 बोलता है सोर्स वाली कंट्री ले सकती है, लेकिन सोर्स वाली कंट्री हाईएस्ट कितना लेगी पता है, ओईसीडी मॉडल बोलता है 10%, बट यूएन मॉडल बोलता है आप डिसाइड कर लो। पैरा नंबर 3 ये बोलता है कि भैया डेट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब डेट क्लेम। अगर मान लो डेट जो है उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई भी मिलता है तो वो तुम्हारे इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब एक बात समझना, पैरा नंबर 4 है, वो 4 क्या बोलता है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बता दूं, मुंबई में एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड HSBC हांगकांग का ब्रांच, ठीक है। समझना, एग्जांपल समझना, आपको पता लगेगा कि अरे यार ये तो हमको इजी तो था। इधर देखो, अब एक बात करता हूं, एक फॉरेन कंट्री है जिसका नाम है हांगकांग की। हांगकांग में जो मेन बैंक है दैट इज द HSBC हांगकांग। HSBC जो इनका मेन कंपनी है दैट इज द HSBC हांगकांग। अब एक चीज समझना, हुआ क्या कि इनका इंडिया में एक ब्रांच है, और इंडिया में एक ब्रांच है जिसका मैं बोल दूं ये इंडिया है, और इंडिया में एक ब्रांच है जिसका नाम है HSBC मुंबई। अब एक बात बताओ, इंडिया में ब्रांच होना, इस इंडिया में पी है या नहीं, आंसर इज यस, पी है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि पी है, समझने की कोशिश करना, इंडिया में ब्रांच है मतलब इंडिया में पी है। अब एक बात समझना, ये हांगकांग जो है HSBC हांगकांग कहां का है, हांगकांग का बैंक है। इंडिया में उसका क्या है, पी है, जिसका नाम है HSBC मुंबई। अब एक चीज समझना, ये HSBC मुंबई ने यहां पे कस्टमर को लोन दिए। किसको लोन दिए, कस्टमर को लोन दिए, और ये जो लोन दिए ये कस्टमर को लोन दिए। अब कस्टमर को लोन दिए तो कस्टमर से, जैसे मान लो आप उसके कस्टमर हो या मैं कस्टमर हूं मिस्टर बीबी, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्रांच को इंटरेस्ट दूंगा। हां भैया, मैं इस ब्रांच को इंटरेस्ट दूंगा, और ये ब्रांच को इंटरेस्ट मिला मतलब अल्टीमेटली HSBC हांगकांग को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली HSBC हांगकांग है, दैट इज द मेन पर्सन, और उसी की तो ब्रांच है, तो ब्रांच को इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्रांच का इंटरेस्ट इनकम है ये। तो लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं इन द पैरा नंबर 4 कि अगर ये पी है, यहां पे इंडिया में आपकी पी है, और पी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट का इनकम है, वो आर्टिकल नंबर 7 के हिसाब से जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से। जो आर्टिकल नंबर 7, क्योंकि ये तो इसकी बिजनेस की इनकम है, और बिजनेस की इनकम पी के थ्रू हो रही है, और पी कहां पे, इंडिया में है, तो भैया जो भी पी का इंटरेस्ट इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। सोर्स स्टेट भी ले सकता है बट इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द पी। बड़ा सिंपल सा चीज है। एक बात समझना, मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल को समझना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रेजिडेंट कंट्री हमेशा टैक्स लेगी, सोर्स कंट्री टैक्स ले सकती है, बट सोर्स कंट्री को लिमिटेड राइट दे रखा है, और लिमिटेड राइट कितना दे रखा है, 10% ओईसीडी में, यूएन मॉडल में डैश बोला है, तुम डिसाइड करो। अब एक चीज समझना, सोर्स कंट्री में आपका पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और वो पी की वजह से वहां इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इनकम जो पी को मिल रहा है वो आपके बिजनेस के हिसाब से जाएगा, आर्टिकल नंबर 7 के हिसाब से जाएगा। बड़ा ही सिंपल है कि पी है, और पी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पी को इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज कनेक्टेड विद पी, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे आर्टिकल नंबर 7 के हिसाब से जाएगा। और आर्टिकल नंबर 7 ये बोलता है कि पी जिस कंट्री में लोकेटेड है वो वाली कंट्री है, वो उस पर बिजनेस इनकम पे टैक्स ले सकती है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना आप लोग, सर अगर एक बात बताओ, यहां पे
एचएसबीसी मुंबई ने एचएसबीसी हांगकांग को लोन दिया। एचएसबीसी मुंबई ने लोन का इंटरेस्ट दिया, बेसिकली लोन पे इंटरेस्ट दिया, मींस एचएसबीसी हांगकांग ने एचएसबीसी मुंबई की ब्रांच को लोन दिया था और उसका इंटरेस्ट अगर मिला तो मैं बताऊं उस इंटरेस्ट पे फिर आर्टिकल नंबर 11 ही लगेगा। उस इंटरेस्ट पे आर्टिकल नंबर 11 लगेगा। आर्टिकल नंबर 7 कहां लगेगा पता है? अगर वो पी जो है वो पी से कनेक्टेड इंटरेस्ट है, पी से कनेक्टेड इंटरेस्ट है तो उस पे आर्टिकल नंबर 7 के हिसाब से जाओगे, बिजनेस प्रॉफिट में वो टैक्सेबल होगा, इस आर्टिकल में नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताऊं, यहां हांगकांग को जो इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया के एचएसबीसी मुंबई से, तो ये तुम्हारा कोई पी के वजह से थोड़ी मिल रहा है। मतलब ये क्या पी का काम था? क्या पी ने लोन दिया था? कि नहीं, ये तो एचएसबीसी हांगकांग ने लोन दिया था, तो ये इंटरेस्ट आपके आर्टिकल नंबर 11 की वजह से ही आ जाएगा। देखो एक बार अपन पढ़ेंगे पैरा नंबर 4, देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2 नॉट अप्लाई। नॉट अप्लाई मतलब ये जो प्रोविजन 1 था कि सोर्स स्टेट में 10% ले सकते हैं ऑल दैट थिंग, रेसिडेंस स्टेट हमेशा लेगा, बोला ये लगेगा ही नहीं, ये प्रोविजन ही नहीं लगेगा, ये आर्टिकल ही नहीं लगेगा। यू कैन से दैट, यू कैन से दैट कि ये आर्टिकल ही नहीं लगेगा। कब? इफ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द इंटरेस्ट बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जैसे हांगकांग की रेजिडेंट है कौन? एचएसबीसी हांगकांग, कैरिंग ऑन द बिजनेस इन अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन विच द इंटरेस्ट अराइज थ्रू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड देयरिन। अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू उनको इंटरेस्ट मिल रहा है करके, ठीक है, एंड द डेट क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द इंटरेस्ट इज पेड इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, इन सच अ केसेस द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 7 शैल अप्लाई। आर्टिकल 7 लगेगा, फिर यहां पे आर्टिकल 11 नहीं लगेगा और वो फिर बिजनेस इनकम मानी जाएगी और फिर आर्टिकल 7 के हिसाब से जाओगे। यूएन मॉडल भी सेम है। यूएन मॉडल में पी की जगह एक और वर्ड यूज हुआ होगा, दैट इज द फिक्स बेस। फिक्स बेस क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 में फिक्स बेस प्रोफेशनल सर्विस के लिए फिक्स बेस वर्ड यूज होता है, तो यहां पे हर जगह पी के साथ साथ में फिक्स बेस वर्ड और यूज हुआ होगा इन द यूएन मॉडल। और एक और चीज समझना है, यूएन मॉडल में फिर वहां पे जब जाएंगे कहां पे? बिजनेस में, तो वहां पे एक वो पता है तुमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल और लग जाता था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखो क्या लिखा हुआ है। The provision of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of interest is being resident of contracting state, carrying on business in the other contracting state in which the interest arise through a permanent establishment situated therein, or perform in that other state independent personal service from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment। या तो वो permanent establishment से connected interest है, और फिक्स बेस या वो फिक्स बेस से कनेक्टेड इंटरेस्ट है, और विथ बिजनेस एक्टिविटीज रेफर्ड टू इन सी ऑफ पैराग्राफ 7 ऑफ आर्टिकल 7। अब अगर आप पैराग्राफ 1 ऑफ आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 में जब बिजनेस प्रॉफिट में जाओगे तो वहां पे जो भी तुम्हारा पैराग्राफ 1 था उसमें जो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्लॉज नंबर सी था, उसमें ये लिखा हुआ था, दैट इज द क्या बोलते हैं अपन, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या बोलता है कि अगर डायरेक्टली भी उन्होंने लोन दिया होगा, डायरेक्टली भी अगर उन्होंने लोन दिया होगा तो उस पे भी भैया वो बिजनेस वाला आर्टिकल लग जाएगा। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 7 और आर्टिकल 14 एज द केस में बी शैल अप्लाई। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लो, पहले मैं आपको वापस से हर पैरा 3-3 4-4 बार रिवाइज करो के दूंगा कि इन पैरा में क्या था। पहला पैरा क्या बोलता था? हमेशा इंटरेस्ट पे रेजिडेंट वाली कंट्री टैक्स लेगी। दूसरा पैरा ये बोलता है सोर्स वाली कंट्री टैक्स ले सकती है, लेकिन सोर्स वाली कंट्री मैक्सिमम टैक्स इंटरेस्ट पे कितना लेगी पता है? ओईसीडी मॉडल बोलता है 10%, यूएन मॉडल बोलता है आप डिसाइड कर लो। उसके बाद में तीसरा पैरा ये बोलता है डेट क्लेम का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब डेट क्लेम करके, ठीक है, और डेट में डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह सब चीजें आ जाएगी। पैरा 4 क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो एक कंट्री का रेजिडेंट और वो दूसरी कंट्री में पी के थ्रू काम कर रहा है और वो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पी से कनेक्टेड इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर आर्टिकल नंबर 7 लगेगा। एज वेल एज द यहां पे तुम्हारा आर्टिकल नंबर यूएन में भी यही बोलता है कि अगर मान लो कोई पर्सन रेजिडेंट किसी एक कंट्री का है और वो क्या कर रहा है, बिजनेस पी के थ्रू करता है, पी दूसरी कंट्री में, और पी या फिक्स प्लेस के थ्रू करता है, फिक्स बेस के थ्रू, और वहां से जो अगर उसको उसका इंटरेस्ट है तो उस पर आर्टिकल नंबर 7 या आर्टिकल नंबर 14 लगेगा, आर्टिकल नंबर 11 नहीं लगेगा। और यहां पे यूएन मॉडल में वो तुम्हारा जो कंसेप्ट आता है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल है, वो भी इंटरेस्ट पे लग जाएगा। एक एग्जांपल लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है।
पहले नोट में पढ़ो और इसको ध्यान से पढ़ना, जो नोट दे रखे इसको हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। देखो आर्टिकल नंबर 11.4, ओईसीडी मॉडल इज सिमिलर टू द प्रोविजन ऑफ यूएन मॉडल। द टू मॉडिफिकेशन है इसमें। पहला मॉडिफिकेशन क्या है, यूएन मॉडल रेफर टू फिक्स बेस एज वेल एज द पी। यूएन मॉडल में वो फिक्स बेस आ जाता है, क्योंकि अगर आपका इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस है, जो प्रोफेशनल सर्विस अपन ने सुबह पढ़ा, तो वो भी उसमें कवर हो जाता है। The second, since UN model, unlike OECD model, adopt a limited force of attraction rule. It apply if the debt claim on which the interest is paid is effectively connected with the PE or fixed base or with business activity in the source state of the same or similar kind as those affected through the PE. Article 11.4 state that 11.1.2 will not apply if the beneficial owner of interest, that is lender, has a PE in the source state which carrying on business and debt claim is effectively connected with the source state PE. In such a cases article number 7 या article number 14 shall apply। और उसका एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल समझना, देखो क्या दे रखा है। सिटी बैंक यूएसए हैज अ ब्रांच इन इंडिया। इंडिया में क्या है, ब्रांच है। ए लिमिटेड इज अ इंडियन कंपनी, हैज टेकन अ लोन फ्रॉम सिटी बैंक इंडिया ब्रांच एंड पेइंग इंटरेस्ट टू इट। मींस इंडिया ब्रांच से यहां पे किसने लोन लिया है, ए लिमिटेड, द इंडियन ब्रांच से। दिस इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस प्रॉफिट एज पर आर्टिकल 7 इन हैंड्स ऑफ द सिटी बैंक यूएसए इन इंडिया एज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द पी इन इंडिया। बड़ा सिंपल सा चीज है करके, ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है आपको। अच्छा, एक यहां पे आपको ये डाउट हो सकता है कि बिजनेस एक्टिविटी रेफर टू इन सी ऑफ पैराग्राफ 1 ऑफ आर्टिकल 7, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं जाता हूं यूएन मॉडल में और आर्टिकल 7 में, तो देखो आर्टिकल 7 में पहले पैराग्राफ में सी वाला पॉइंट क्या बोलता था, यस, सी वाला बोलता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये वाला पार्ट, कि अदर बिजनेस एक्टिविटी carried on in that other state the same or similar kind as those affected through that permanent establishment। इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। इधर देखो बेटा, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल। एक बात बताओ, एचएसबीसी हांगकांग है, एचएसबीसी हांगकांग की यहां पे क्या है, इंडिया में ब्रांच है। अब इंडिया का ब्रांच जो है, उसको जो भी इनकम होगा, वो इनकम पे आपको आर्टिकल कौन सा लगेगा, इंटरेस्ट के इनकम पे भी आर्टिकल 7 लगेगा। अब यहां पे एक चीज समझना, अगर मान लो एचएसबीसी ने इंडिया में आईसीआई को डायरेक्टली लोन दे दिया, मान लो आईसीआई को डायरेक्टली लोन दे दिया, और डायरेक्टली लोन दे दिया, तो भी ओईसीडी मॉडल तो इसको 7 में नहीं लेगा। ओईसीडी मॉडल जो है वो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल नहीं लगाता, लेकिन यूएन मॉडल बोलता है कि यहां पे अगर एचएसबीसी ने आईसीआई को डायरेक्ट लोन दिया, इंडिया की ब्रांच ने नहीं दिया, तो भी भैया ये वाला जो इंटरेस्ट है उस पे भी तुम्हारा आर्टिकल नंबर 7 लग जाएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 7 जो था वो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल की बात करता था। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल का मतलब क्या था, हेड ऑफिस अगर डायरेक्टली कुछ चीजें कर लेता है, मैंने कार का एग्जांपल दिया था, मैंने आईसीआई ने कंप्यूटर खरीदे वो एग्जांपल दिया था, तो यहां इंटरेस्ट में भी वैसा ही होगा, और वो फिर तुम्हारे आर्टिकल नंबर 7 के हिसाब से चला जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। चलो, सो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अपन आर्टिकल नंबर 11 पढ़ रहे हैं, और आर्टिकल नंबर 11 इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं, आर्टिकल नंबर 11 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे टैक्स हमेशा कौन सी कंट्री लेगी, रेजिडेंट वाली। सोर्स कंट्री ले सकती है, पैरा नंबर 2 बोलता है सोर्स कंट्री ले सकती है, बट सोर्स कंट्री मैक्सिमम इंटरेस्ट ग्रॉस बेसिस पे ले सकती है। ओईसीडी मॉडल बोलता है 10%, यूएन मॉडल बोलता है कि आप खुद डिसाइड कर लो, परसेंटेज ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद में इसका पैरा नंबर 3 ये बोलता है कि भैया यहां पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, तो इंटरेस्ट को याद रखोगे, डेट क्लेम, जो डेट क्लेम होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब एक और चीज समझना, सर अगर मान लो सोर्स कंट्री में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो पी के थ्रू मिल रहा है, मतलब पी वहां बिजनेस कर रही है और उसके थ्रू इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर आर्टिकल 7 लगेगा, आर्टिकल 14 लगेगा, ये वाला आर्टिकल है वो नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 क्या बोलेगा समझना, इधर देखना सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ इधर देखना सब लोग, जैसे एक बंदा है वो यूएसए का है जिसका नाम है ओबामा, समझना। हाँ ओबामा कौन है, क्या नाम है, ओबामा। अब ये ओबामा जो है वो यूएसए का रेजिडेंट है, और उसने इंडिया में, इंडिया का एक पर्सन रेजिडेंट है मिस्टर बीबी, जो इंडिया का रेजिडेंट है। अब समझना, ओबामा ने बीबी को लोन दिया, बीबी को लोन दिया, तो बीबी जो है वो इंडिया का रेजिडेंट है, मैं क्या कर रहा हूं, ओबामा को इंटरेस्ट दे रहा हूं। अब एक बात समझना, होता क्या है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन।
ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, समझने की कोशिश करना है। इधर देखना, मैंने क्या किया, ये पैसा जो था मैंने ओबामा से लिया। मैं रेजिडेंट कहां का हूं, इंडिया का। मैं रेजिडेंट कहां का हूं, इंडिया का, और मैंने ये पैसा किससे लिया, ओबामा का, जो यूएसए का रेजिडेंट है, उससे मैंने पैसा लिया। लेकिन मैंने क्या किया, ये वाला पैसा जो है ये मान लो श्रीलंका में लगा लिया, श्रीलंका में कुछ यूज किया, श्रीलंका के कुछ बिजनेस वगैरह में लगाया होगा। मैंने ये पैसा किससे लिया, ओबामा से। मैंने ये पैसा लिया तो ओबामा से, कि मैं कहां का रेजिडेंट हूं, इंडिया का, और मैंने ये पैसा लगाया कहां पे, श्रीलंका में। मैंने श्रीलंका में ये पैसा लगाया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोर्स कंट्री कौन सी मानी जाएगी, सोर्स कंट्री कौन सी मानी जाएगी, क्योंकि सोर्स कंट्री में टैक्स लग सकता है, सोर्स कंट्री में टैक्स लग सकता है, ये आर्टिकल के हिसाब से सोर्स कंट्री में 10% लग सकता है, या फिर तुम्हारा डिसाइड करेंगे आपस में। तो सोर्स कंट्री कौन सी मानी जाएगी, इंडिया मानी जाएगी या श्रीलंका मानी जाएगी। मतलब जो बोरोअर है, जिसने पैसा लिया है, वो रेजिडेंट है इंडिया का। किससे लिया है, ओबामा से, जो कि रेजिडेंट कहां का है, यूएसए का। लेकिन मैंने पैसा ये श्रीलंका में लगा लिया, तो सोर्स कंट्री कौन सी मानी जाएगी, कहां पे टैक्स लगेगा, इंडिया में लगेगा या श्रीलंका में लगेगा। राइट आंसर इज लॉ मेकर्स बोलते हैं इंडिया है वो सोर्स कंट्री मानी जाएगी। मतलब जो पेयर है इंटरेस्ट का, वो कहां का रेजिडेंट है, वो सोर्स कंट्री मानी जाएगी। भले उसने पैसा कहीं और लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने जो पैसा है वो कहीं और लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे जो सोर्स कंट्री है ना, वो सोर्स कंट्री इंडिया मानी जाएगी। तो इंडिया टैक्स इसमें ले सकती है कितना, जो भी 10% या डिसाइड होता है। तो सोर्स कंट्री इंडिया मानी जाएगी, और रेजिडेंट कंट्री है वो कौन सी मानी जाएगी, यूएसए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स को समझना, देखना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। Interest shall be deemed to be arise in the contracting state when the payer is a resident of that state. बस देखो, interest shall be deemed to be arise in the contracting state when the payer is resident of that state. तो ये जो एग्जांपल है, कि इस एग्जांपल में क्या हुआ कि रेजिडेंट मैं इंडिया का हूं, तो भैया ये मान लिया जाएगा, पेयर मैं हूं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कहां पे अराइज हुआ है, इंडिया में। और इंडिया क्या करेगा, जो इंडिया है वो इंडिया क्या करेगा, इंडिया है वो सोर्स कंट्री मानी जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। अब एक और चीज समझता, इसका दूसरा एग्जांपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब एक बात समझना, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, लेकिन मैंने क्या किया पता है, मैंने क्या किया, श्रीलंका में अपना पी बना दिया, श्रीलंका में अपना क्या बना दिया, पी बना दिया, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना दिया। लोन किससे लिया है, ओबामा से। ओबामा कहां का रेजिडेंट है, यूएसए का। मैं कहां का रेजिडेंट हूं, इंडिया का। और यहां पे जो मेरी पी है, वो पी कहां है, श्रीलंका में। श्रीलंका में मेरी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एंड अब एक चीज समझना, मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं ओबामा को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, लेकिन ये इंटरेस्ट का मैं रीएम्बर्समेंट मेरी पी से ले रहा हूं, श्रीलंका वाली से। मतलब श्रीलंका वाली जो पी है, वो श्रीलंका वाली पी जो है, अपना पी&एल बनाते टाइम यहां डेबिट साइड में इंटरेस्ट ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है जो ओबामा को जा रहा है। मतलब पी से कनेक्टेड इंटरेस्ट है, पी है वो खर्चा ले रही है इंटरेस्ट का। तो इस केस में बेटा, जिस कंट्री में पी है वहां इनकम अक्रूड और अराइज माना जाएगा, और यहां पे जो सोर्स कंट्री है वो श्रीलंका बन जाएगी। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, वापस से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने किसी से लोन लिया, मैं रेजिडेंट इंडिया का हूं, वो कहां का है, यूएसए का। तो वो यूएसए का रेजिडेंट, मैं इंडिया का रेजिडेंट। मैंने कहीं और भी पैसा लगाया तो भी ये डीम टू बी इंटरेस्ट अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन इफ दैट मनी इज यूज्ड इन एनी अदर कंट्री फॉर द पी इन दैट कंट्री, मतलब उस कंट्री में पी है और वो पी खर्चे का डिडक्शन ले रही है इंटरेस्ट का, तो उस केस में जहां पे पी है वहां पे माना जाएगा वो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। अब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे अपन लोग, और देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट shall be deemed to be arise in contracting state when the payer is a resident of that state। means इंडिया में deemed to be accrued माना जाएगा, क्योंकि पेयर कहां का है, इंडिया का रेजिडेंट है। where however the person paying the interest, मतलब बीबी सर, whether he is the resident of contracting state or not, मतलब मैं contracting state का resident हूं या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, has in the other state a permanent establishment in connection with which the indebtedness
ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेड वॉज इंकर्ड। मीन्स यहां पे जो इंकर्ड हो रहा है, जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट किसके लिए आप इंकर कर रहे हो पता है? वो डेट कहां यूज हो रहा है? श्रीलंका में यूज हो रहा है, सच पी को यूज हो रहा है, एंड सच इंटरेस्ट इज बोर्न बाय सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। जो पी है वो इंटरेस्ट को बेयर कर रही है, देन सच इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू बी अराइज इन द स्टेट इन विच द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज सिचुएटेड। तो ये माना जाएगा कि यहां पे ये इंटरेस्ट है वो कहां? श्रीलंका में अराइज हुआ। तो फिर भैया मैं बताऊं, श्रीलंका सोर्स कंट्री बन जाएगी। श्रीलंका क्या बन जाएगी? सोर्स कंट्री बन जाएगी। और यूएस क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर मान लो श्रीलंका में पी नहीं है, वो पी से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में इंडिया है वो सोर्स कंट्री बनेगी और रेजिडेंट कंट्री है वो यूएसए बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, यूएन मॉडल सेम ऐसा का ऐसा है, कोई भी फर्क नहीं है करके, ठीक है। तो मैं आपको बोलूं पैरा नंबर 5 क्या है? पैरा नंबर 5 ये है कि कोई पर्सन है जो रेजिडेंट किसी एक कंट्री का, उसने लोन दिया किसी दूसरी कंट्री के रेजिडेंट को, और वो लोन दिया, तो यहां पे ये माना जाएगा कि जो रेजिडेंट, जो पेयर है इंटरेस्ट का, वो जिस कंट्री का रेजिडेंट है उस कंट्री में सोर्स माना जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा उसने किसी और कंट्री में अगर पी में लगाया और पी उस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रही है, तो उस केस में जिस कंट्री में पी है वहां वो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ माना जाएगा। मींस वो पी वाली कंट्री है वो सोर्स कंट्री बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और इसी का यहां पे देखो आपको वापस वर्णन करके दे रखा है, मतलब यहां पे आपको जो चीजें हैं वो आपको दे रखी है। देखो क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। आर्टिकल 11.5 of OECD model does not differ from article 11.5 of the UN model except the OECD model convention does not refer to fixed base। बस UN मॉडल में हर जगह फिक्स बेस भी वर्ड यूज हुआ होगा जो OECD मॉडल में नहीं हुआ होगा। Article 11.5 laid down the principle that source state of interest is the state of which the payer of interest is a resident। बीबी सर रेजिडेंट इंडिया के हैं, तो सोर्स स्टेट कौन सा होगा? इंडिया। However, it also provide an exception to this rule in the case of interest-bearing loan which has been economic link with the P owned in the other contracting state by the payer of the interest if the loan was that is contracted फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड द इंटरेस्ट बॉन्ड बाय लेटर, मतलब वो पी उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रही है, देन सोर्स ऑफ द इंटरेस्ट इज द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट व्हेन पीई और फिक्स बेस इन केस ऑफ यूएन मॉडल इज सिचुएटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंट ऑफ द ओनर ऑफ पीई फिक्स बेस इवन व्हेन द रेजिडेंट इज नाइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मान लो अभी एक और बात बता दूं, अगर मान लो पी श्रीलंका में है तो श्रीलंका और यूएसए का डीटीडब्ल्यू लगेगा। श्रीलंका और यूएसए का हमेशा जो डीटीडब्ल्यू लगता है ना वो रेजिडेंट कंट्री और सोर्स कंट्री का लगता है। तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि रेजिडेंट कंट्री कौन सी लेंगे, अगर पी से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो श्रीलंका लेंगे सोर्स कंट्री। The existence of nexus between the indebtedness and the need of the PE fixed base is the essential requirement for holding the state of location or fixed base as a source of interest. The absence of nexus will render this rule inapplicable। अगर वहां पे नेक्सस नहीं है, मतलब वो जो इंटरेस्ट है वो लोन है, वो लोन पीई में यूज नहीं हो रहा है, तो फिर इंडिया है वो सोर्स कंट्री मानी जाएगी। एक एग्जांपल दे रखा है, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। There is a UK company which has taken loan from US company। एक यूके का कंपनी है वो यूएस कंपनी से लोन ले रहा है। UK company has a branch which constitute PE in India। The loan taken from US company is for the branch in India। Interest paid by UK company to US company which is ultimately borne by branch in India। तो यहाँ इंडिया यूएसए का DTAA लगेगा और इंडिया जो है वो सोर्स कंट्री मानी जाएगी। Therefore, in such a cases the interest arise in the state in which PE is located, that is India, and hence India US tax treaty will apply। तो इंडिया यूएस टैक्स ट्रीटी लगेगा, इंडिया सोर्स कंट्री माना जाएगा और यूएस है वो रेजिडेंट कंट्री माना जाएगा। इवन जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो यूके का कंपनी पे कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट आर्टिकल ये बोलता है कि अगर आपने अपने कनेक्टेड पर्सन को इंटरेस्ट दिया है, अगर आपने अपने कनेक्टेड पर्सन को इंटरेस्ट पे किया है तो ट्रीटी सिर्फ उतने इंटरेस्ट पे ही लगेगा जो कि रीजनेबल है। अगर अनरीजनेबल है, मतलब इंटरेस्ट है ना वो आर्म लेंथ प्राइस पे आप अलाउ होगा, मतलब जो भी अनरीजनेबल वाला इंटरेस्ट है उस पे आप ट्रीटी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ट्रीटी का बेनिफिट सिर्फ आप रीजनेबल इंटरेस्ट पे ही ले पाओगे। तो देखो क्या लिखा हो, वेयर by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner, between both of them and some other person, the amount of interest having regard to the debt claim for which it is paid exceed the amount which would have been agreed upon the payer and beneficial owner in the absence of such relationship। The provision of this article means ये article shall apply only to the last mention amount। last mention amount का मतलब होता है reasonable amount पे ही ये treaty लगेगी। In such a cases, the excess part of payment shall remain taxable according to the law of each contracting state, due regard having had the other provision of this convention। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जैसे मान लो I can take an example, दो connected parties है,
दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और एसोसिएट एंटरप्राइज इंटरेस्ट पे कर रही है, वो 20 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन उसका आर्म लेंथ प्राइस पे इंटरेस्ट है वो सिर्फ 15 करोड़ है। तो मैं बोलूं कन्वेंशन का बेनिफिट, जो ट्रीटी का बेनिफिट है, वो ट्रीटी का बेनिफिट सिर्फ 15 करोड़ वाले इंटरेस्ट पे ही लगेगा। जो 5 करोड़ का इंटरेस्ट है वो फिर नॉर्मल डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से टैक्सेबल होगा, वहां आपको ट्रीटी का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या दे रखा है, देखो बेटा आप इसको पढ़ो। स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करता है, दूसरा पहले को कंट्रोल करता है, दोनों को कोई एक कंट्रोल करता है। या फिर जो ब्लड रिलेशनशिप वगैरह आपका होता है, मैरिज रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप मींस आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर, आपका स्पाउस आपकी है करके, दैट इज कॉल्ड मैरिज रिलेशनशिप। तो उस केस में वो सब तुम्हारे क्या होते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप की डेफिनेशन में आ जाते हैं। आप एक काम करो, इसको एक बार आप वापस रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। चलो एक बार इसको आप रीड करो, फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं और फिर मैं आपको अगले आर्टिकल पे लेके जाऊंगा, दैट इज द आर्टिकल नंबर 12।
चलो डन। हाँ बेटा देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको, रिवाइज करवा दूं मैं। देखो चलो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। 11 नंबर आर्टिकल क्या बोलता है, दैट इज द इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी? तो मैंने आपको बोला इंटरेस्ट पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, तो सबसे पहला पैरा ये बोलता है इंटरेस्ट पे हमेशा रेजिडेंट कंट्री तो टैक्स लेगी। रेजिडेंट कंट्री के पास तो राइट है, रेजिडेंट कंट्री टैक्स लेगी। सोर्स कंट्री भी टैक्स ले सकती है, पैरा नंबर 2 बोलेगा। लेकिन सोर्स कंट्री कितना टैक्स लेती है? ओईसीडी मॉडल बोलता है कि मैक्सिमम 10% ग्रॉस बेसिस पे। और तुम्हारा यहां पे यूएन मॉडल बोलता है कि आपस में मिलकर नेगोशिएशन से आप डिसाइड कर लो कि सोर्स कंट्री कितना टैक्स लेगी। उसके बाद पैरा नंबर 3 ये बोलता है कि भैया डेट क्लेम का मतलब क्या होता है, तो वो डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है कि कोई भी डेट क्लेम, डिवेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है, लोन वगैरह है, वो सब आएगा, बट पेनल्टीज वगैरह है वो इसमें कवर नहीं होती है। उसके बाद पैरा नंबर 4 ये बोलता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो रेजिडेंट एक कंट्री का और दूसरी कंट्री में उसका पीई है, और अगर पी से कनेक्टेड कोई इंटरेस्ट है, मतलब पी लोन दे रहा है और उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हारे आर्टिकल नंबर 7 में जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट में, ना कि आर्टिकल नंबर 11 में आएगा। उसके बाद तुम्हारा ऐसे का ऐसे आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है बताए, कि अगर कोई पर्सन है एक कंट्री का रेजिडेंट है, दूसरा पर्सन दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कि ओबामा है और इंडिया में कौन है, मिस्टर बीबी है। उधर ओबामा है और इधर मिस्टर बीबी है करके, ठीक है। वो उधर ओबामा है और इधर मिस्टर बीबी है। अब एक बात समझना, बीबी ने क्या किया, बीबी इंडिया का रेजिडेंट है, ओबामा से लोन लिया था और बीबी ने इंटरेस्ट दिया, तो भले वो बीबी ने कहीं भी इंटरेस्ट लगाया हो वर्ल्ड में, वो लोन कहीं भी यूज किया हुआ, लेकिन ये अराइज कहां माना जाएगा, इंडिया से, मींस इंडिया सोर्स कंट्री मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो बीबी ने ये पैसा है श्रीलंका की पीई में लगाया और वो पी इसका डिडक्शन ले रही है और वो पैसा पी में लगा है, तो उस केस में सोर्स कंट्री है वो श्रीलंका बन जाएगी। कौन सी कंट्री बन जाएगी? श्रीलंका। और अगर मान लो कनेक्टेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इंटरेस्ट जितना आर्म लेंथ वाला है उतने का बेनिफिट है वो इस कन्वेंशन के हिसाब से मिलेगा, ट्रीटी के हिसाब से मिलेगा, और बाकी वाला इंटरेस्ट है वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा दोनों कंट्रीज में। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। रॉयल्टी बड़ा ही सिंपल है रॉयल्टी। अब एक बात समझना, रॉयल्टी और इंटरेस्ट सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि रॉयल्टी में देखो, इंटरेस्ट में तो क्या था कि रेजिडेंट कंट्री को भी राइट मिलता था, सोर्स कंट्री को भी राइट मिलता था, और सोर्स कंट्री को लिमिटेड राइट था, कितना 10% या आप आपस में डिसाइड कर लो। अब एक चीज समझना, यहां पे जो तुम्हारा आर्टिकल नंबर 12 है ना, इसका जो ओईसीडी मॉडल है, ओईसीडी मॉडल सोर्स कंट्री को राइट ही नहीं देता। ओईसीडी मॉडल बोलता है कि रॉयल्टी पे टैक्स सिर्फ रेजिडेंट कंट्री लेगी, सोर्स कंट्री बाबा जी का ठुल्लू कुछ भी नहीं लेगी। लेकिन यूएन मॉडल बोलता है कि सोर्स कंट्री भी ले सकती है, बट सोर्स कंट्री लिमिटेड राइट है, लिमिटेड के परसेंटेज डिसाइड कर दो। जैसे मैं बताऊं, जैसे इंडिया है वो यूएन मॉडल फॉलो करता है, तो इंडिया से अगर रॉयल्टी किसी नॉन रेजिडेंट को मिलती है, तो हम इंडिया में कितना 10% टैक्स लेते हैं 115A के हिसाब से। याद आया, हम क्या करते हैं, 10% टैक्स लेते हैं 115A के हिसाब से। तो इंडिया के पास एक लिमिटेड राइट बच जाएगा, बिकॉज यूएन मॉडल फॉलो करता है। बट अगर ओईसीडी मॉडल फॉलो करते तो सोर्स कंट्री रॉयल्टी पे टैक्स ही नहीं ले सकती। सोर्स कंट्री जो है वो रॉयल्टी पे टैक्स ले ही नहीं सकती। कौन सी कंट्री टैक्स ले सकती है? सिर्फ एंड सिर्फ रेजिडेंट कंट्री टैक्स ले सकती है। ऐसा तुम्हारा ओईसीडी मॉडल बोलता है। कौन सा मॉडल बोलता है? ओईसीडी मॉडल। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। रॉयल्टी, दिस आर्टिकल प्रोवाइड दैट राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू टैक्स इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। जनरली द राइट टू टैक्स आर शेयर बाय बोथ द कंट्रीज। नॉर्मली दोनों कंट्री शेयर करती है, सोर्स कंट्री भी कुछ टैक्स लेती है, रेजिडेंट भी लेती है। हाउएवर OECD model convention lays down the principle of exclusive taxation of royalty in the state of beneficial owners resident। मतलब जहां पे beneficial owner जिस कंट्री का रेजिडेंट है, मीन्स मैं बोल दूं तुम्हारी जो रेजिडेंट वाली कंट्री है वो रेजिडेंट वाली कंट्री ही टैक्स लेगी, विद सम एक्सेप्शन। UN Model Tax Convention provides a separate article to cover income from fees for technical service. However, in some treaty, Article 12 also cover the fees for technical service. In case they are not covered under Article 12, then it may be taxable as business profit under Article 7 और Article 21। अब एक बात समझना, सर यहाँ पे रॉयल्टी तो कवर है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का क्या होगा? तो मैं बता दूं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जो होती है वो टेक्निकल सर्विस वाली जो फीस है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, वो कौन से फिर आर्टिकल में जाएगी? तो यूएन वालों ने तो अलग आर्टिकल बना रखा है, दैट इज द 12A, इसके बाद आएगा।
इसके बाद जो 12A है, ये 12A जो है दैट इज द फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? यूएन मॉडल के लिए। फिर ओईसीडी वाले क्या करेंगे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए? तो ओईसीडी में क्या है? ओईसीडी में फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए कोई भी ऐसा सेपरेट आर्टिकल नहीं है, तो फिर वो या तो आर्टिकल 7 के हिसाब से जाएगा दैट इज द बिजनेस इनकम, या फिर आर्टिकल 21 के हिसाब से जाएगा दैट इज द अदर इनकम। 21 इज द अदर इनकम, जो इनकम किसी आर्टिकल में कवर नहीं होता वो तुम्हारे अदर इनकम में चला जाता है। अब एक बात समझना, ये कन्वेंशन क्या बोलती है? रॉयल्टी से रिलेटेड समझने की कोशिश करना। रॉयल्टीज अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, रॉयल्टीज अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड beneficially owned by a resident of other contracting state shall be taxable only in that state. ओनली इन दैट स्टेट का मतलब यहां होता है एक्सक्लूसिव पावर जो है ना वो सिर्फ रेजिडेंट वाली कंट्री के पास है। एक्सक्लूसिव पावर है वो सिर्फ रेजिडेंट वाली कंट्री के पास है। रेजिडेंट कंट्री टैक्स लेगी, सोर्स कंट्री टैक्स लेगी नहीं। यहां देखो सोर्स वाले में ब्लैंक है, डैश है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप यूएन मॉडल की बात करोगे तो यूएन मॉडल बड़ा प्यारा मॉडल है जो बोलता है कि सोर्स कंट्री कुछ ले, रेजिडेंट कंट्री भी लेगी। रॉयल्टी अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड पेड टू द रेजिडेंट ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मे बी टैक्स्ड इन द अदर स्टेट करके। अदर स्टेट में यहां पे भी बोला हुआ है रेजिडेंट स्टेट में तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन सोर्स स्टेट में भी लेंगे, बट सोर्स स्टेट में कितना लेंगे वो आपस में मिलके और परसेंटेज डिसाइड कर लो। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, ओबामा यूएसए का है और इंडिया का मैं हूं। अगर उसको इंडिया से रॉयल्टी में देता हूं तो अगर मान लो हम ओईसीडी मॉडल फॉलो करते हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ यूएसए टैक्स लेगा। अगर यूएन मॉडल फॉलो करते हैं तो इंडिया कुछ लिमिटेड टैक्स लेगा और टैक्स है वो तुम्हारा यूएस भी लेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउएवर सच रॉयल्टी may also be taxed in the contracting state which in they arise according to the law of that state, but if the beneficial owner of royalty is a resident of other contracting state, the tax so charged shall not exceed, और यहां परसेंटेज डिसाइड होगा। the percentage to be established through the bilateral negotiation of the gross amount of the royalty. The competent authority of contracting state shall by mutually agreement settle the mode of application of limitation. Limitation कितना डालना है वो डिसाइड करेंगे। अब एक बात समझना, यहाँ पे कहानी स्टोरी में वही चीजें सब दे रखी है करके, ठीक है कि भैया अगर हमेशा है वो आपकी रेजिडेंट कंट्री टैक्स लेगी एज पर द ओईसीडी, यूएन मॉडल के हिसाब से दोनों टैक्स लेगी, लेकिन सोर्स कंट्री लिमिटेड टैक्स लेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, as per article number 12(1) OECD model, royalty arising in the source state and beneficially owned by resident of resident state are taxable only in the resident state. However, the UN model convention omit the word only, उस यहाँ हटा दिया, and provides that royalty may be taxed in the resident state. Article 12(2) of UN model, in addition flowing logically from the premise underlying article 12(1), which is that royalty may be taxed in the source state as well as the resident state. Hence, UN Model Tax Convention depart from the principle of exclusive right of royalty provided to resident state in OECD model. However, benefit of concessional tax rate on source state of US model gives a subject to the fulfillment of the certain condition. और condition क्या होनी चाहिए? Beneficial owner of royalty वो person होना चाहिए US का, और दूसरा resident of other country होना चाहिए। तो भैया इंडिया में limited tax लगेगा। A provision corresponding to article 12(2) under UN Model Tax Convention is absent in the OECD model convention. Since the OECD model does not allow the sharing taxing right of contracting state, however, OECD model require that the royalty should be beneficially owned by the resident of resident state. You got my point or not? Yes. अब एक बात समझना, अगले में क्या दे रखा है? रॉयल्टी का डेफिनेशन दे रखा है कि रॉयल्टी में क्या क्या चीजें हैं वो आ सकती है। अब रॉयल्टी में कॉपीराइट का रॉयल्टी, या फिर सिनेमेटोग्राफ फिल्म का रॉयल्टी, पेटेंट का रॉयल्टी, ट्रेडमार्क का रॉयल्टी, इसके लिए कुछ पेमेंट मिलता है तो वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आएगा। तो यहां रॉयल्टी को डिफाइन कर रखा है कि रॉयल्टी बोलेंगे किसको। देखो, द रॉयल्टी आर यूज्ड इन दिस आर्टिकल मींस पेमेंट ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ और द राइट टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, इंक्लूडिंग मतलब कोई भी किसी का वर्क यूज कर रहा है, कौन सा, या तो आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक वर्क, लिटरेरी वर्क करके, जैसे बुक्स वगैरह किसी को पब्लिश करने दी तो दैट इज कॉल्ड योर रॉयल्टी। इंक्लूडिंग, इसमें और क्या इंक्लूड करते हैं? सिनेमेटोग्राफ फिल्म किसी को दी आपने यूज करने के लिए,
एनी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और मॉडल प्लान, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक एक्सपीरियंस किसी को दिया तो वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में आ जाएगा। अब एक बात समझना, यूएन मॉडल भी सेम बोलता है, लेकिन यूएन मॉडल में कुछ चीजें अलग है। सिनेमेटोग्राफ फिल्म के बाद इन्होंने फिल्म्स और टेप्स यूज फॉर द रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग वो भी इंक्लूड किया है। कि फिल्म्स और टेप्स यूज फॉर द रेडियो और टेलीविजन है वो भी इंक्लूड किया है। और उसके साथ साथ में फॉर द यूज ऑफ एनी राइट टू यूज इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट। देखो साइंटिफिक इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इक्विपमेंट जो यूज करने के लिए अगर किसी को देते हैं तो वो भी रॉयल्टी में आएगा। दैट इज द रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, बट उसको भी यहां पे रॉयल्टी में कंसिडर किया है करके, ठीक है। तो ये कोई आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली कहीं आता है तो आप देख के लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे रॉयल्टी में ये कवर था और यहाँ पे ये कवर है। डन। अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है और वो वैसा ही पॉइंट है जैसा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब एक बात समझना, ये पॉइंट क्या बोलता है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पर्सन है यूएसए का जिसका नाम है ओबामा, और इंडिया में एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। अब एक बात समझना, ओबामा से मैंने नो हाउ लिया, और ओबामा को मैं रॉयल्टी दे रहा हूं, ओबामा को मैं रॉयल्टी दे रहा हूं। ओबामा कहां का रेजिडेंट है, यूएसए का। बीबी कहां का रेजिडेंट है, इंडिया का। अब एक बात समझना, पैरा नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो रॉयल्टी सिर्फ यूएसए में टैक्सेबल होगी ओईसीडी मॉडल में, बट यूएन मॉडल में दोनों में टैक्सेबल होगी, यूएसए में भी और इंडिया में भी। अब एक चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर जो आपने सर्विस यूज की है वो किसी पी में यूज की है, एक एग्जांपल लेते हैं पी का, और एक चीज समझना, यहां पे ये बोला हुआ है कि जो पी है वो पी में वो आपने नो हाउ यूज किया है। नो हाउ कहां पे यूज किया है, पी में। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, इधर देखो बेटा, अपन इस एग्जाम्पल को, ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर के लिए रखो क्योंकि ये एग्जाम्पल यहां पे काम आएगा, यहां पे। चलो मैं एक काम करता हूं, पैरा नंबर 5 ही पहले पढ़ा देता हूं। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, इस एग्जाम्पल को अगर मैं बोलूं कि ओबामा यूएसए का है और इंडिया का जो है वो कौन है, बीबी को नो हाउ दिया और वो मैंने ओबामा को क्या दी, रॉयल्टी। अब एक बात बताओ, मैं रॉयल्टी कहीं भी यूज करूं, ये रॉयल्टी जो नो हाउ है वो मैं कहीं भी यूज करूं, ये अक्रूड कहां माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा। तो सोर्स कंट्री कौन सी होगी, इंडिया होगी। जहां का पेयर रेजिडेंट है वो सोर्स कंट्री होगी। ऐसा इंटरेस्ट में भी तो था कि जहां का पेयर रेजिडेंट है वो सोर्स कंट्री होगी, तो इंडिया होगी, वो इंडिया क्या होगी, सोर्स कंट्री। अब एक और चीज समझना आप लोग, यहां पे एक और चीज समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट। लेकिन एक बात समझना, ये नो हाउ जो है ये मैंने श्रीलंका की पी में यूज किया, और श्रीलंका की पी ने रॉयल्टी का डिडक्शन लिया है खर्चे का, और वो नो हाउ पूरा पी में यूज हो रहा है श्रीलंका में। तो आप एक बात बताओ, सोर्स कंट्री कौन सी मानी जाएगी, श्रीलंका की मानी जाएगी। सोर्स कंट्री है वो श्रीलंका मानी जाएगी। जैसा लोन में भी तो सेम ऐसा का ऐसा पॉइंट था। अब एक चीज समझना है, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है, समझने की कोशिश करना। ये वाला जो क्लॉज है कि भाई सोर्स कंट्री इंडिया मानी जाएगी जहां का रेजिडेंट पेयर है, लेकिन अगर वो पी में यूज किया है तो वो पी जो है जिस कंट्री में सिचुएटेड है वो सोर्स कंट्री मानी जाएगी। ये वाला क्लॉज सिर्फ यूएन में रहेगा, क्योंकि यूएन मॉडल ही तो सोर्स कंट्री को टैक्स लेने का राइट देता है। ओईसीडी मॉडल तो सिर्फ राइट किसके पास रखता है, रेजिडेंट कंट्री के पास। तो अपन पैरा नंबर 5 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है। Royalty shall be deemed to be arise in the contracting state when the payer is a resident of that state. अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं तो ऑब्वियसली जो रॉयल्टी है वो इंडिया में अक्रूड हुई मानी जाएगी। Where, however, the person paying the royalty, that is BB, whether he is a resident of contracting state or not, has in contracting state a permanent establishment or fixed base in connection with which liability to pay royalty was incurred, and such royalty are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalty shall be deemed to be arise in the state in which permanent establishment or fixed base is situated. You got my point or not? Yes, समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। देखो, तो मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे ये बोला कि यूएसए का ओबामा है, ओबामा को इंडिया से मैं रॉयल्टी दे रहा हूं, लेकिन मेरा पी है वो श्रीलंका में है, श्रीलंका से रिलेटेड रॉयल्टी है, नो हाउ श्रीलंका में यूज हुआ है, पी डिडक्शन ले रही है, तो भैया सोर्स कंट्री है वो कौन सी मानी जाएगी, श्रीलंका। अब एक बात समझना, ये वाला आर्टिकल क्या बोलता था, 3 और 4, ये बड़ा सिंपल है। इधर देखो कि जैसे फॉरेन का एक कंपनी है जिसका नाम है हाईटेक लिमिटेड, जो कि यूएसए का कंपनी है,
और यूएसए का रेजिडेंट है। अब एक बात समझना, इंडिया में इनका पी है, इंडिया में इनका पी है। देखो इंडिया से इनको जो रॉयल्टी मिलती है वो अगर मान लो हाईटेक को इंडिया से रॉयल्टी मिलेगी कोई भी, तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, आर्टिकल नंबर जो 12 है वो लगेगा, अपन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, अगर उनका पी है और पी यहां से कोई नो हाउ वगैरह दे रही है, पी नो हाउ देती है और पी को यहां पे रॉयल्टी मिलती है और वो पी के थ्रू रॉयल्टी मिल रही है, तो एक बात बताओ, पी जो है वो इंडिया में बिजनेस कर रही है और पी के थ्रू रॉयल्टी मिल रही है, तो आप ही बताओ आर्टिकल कौन सा लगेगा। ये बोलते हैं आर्टिकल जो है वो 7 लगेगा, बिजनेस प्रॉफिट वाला। आर्टिकल 7 लग जाएगा बिजनेस प्रॉफिट वाला। यहां पे आर्टिकल है वो तुम्हारा 12 नहीं लगेगा। इंटरेस्ट में भी तो वही पढ़ा था कि एचएसबीसी हांगकांग वाला जो बैंक है, इंडिया में एचएसबीसी मुंबई में एक ब्रांच है और ब्रांच लोन दे रही है, तो ब्रांच की जो इनकम होगी उस पे आर्टिकल 11 नहीं लगता था। वैसे का वैसे अगर आपके इंडिया में कोई ब्रांच है और उससे कनेक्टेड रॉयल्टी है, उसने कुछ सर्विस दी, उसका रॉयल्टी है, तो उस पर आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट लगेगा। आर्टिकल यहां पे तुम्हारा जो है 12 नहीं लगेगा। सिमिलर पॉइंट जैसा अपन ने आर्टिकल 11 में पढ़ा था। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 1 शैल नॉट अप्लाई, मतलब ये वाला इस प्रोविजन ही नहीं लगेंगे, कब करके, ठीक है। Being a resident of contracting state, carrying on business in other contracting state which is royalty or arise through a PE situated therein and right of property in respect of which the royalty is paid is effectively connected with such PE, in such case the provision of article 7 shall apply। और यूएन मॉडल में क्या रहेगा, 7 या आर्टिकल 14 लगेगा। और यहां पे तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल और था, अगर डायरेक्टली कोई नो हाउ दे दिया हेड ऑफिस ने और उस कंट्री में पीई है तो भी उस पर भी टैक्स है वो सोर्स कंट्री में लग जाएगा एज पर आर्टिकल नंबर 7। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और इसके बाद वही वाली पंचायती दे रखी है और लास्ट पार्ट में जो तुम्हारा पैरा नंबर 4 और 6 है वो ये बोलता है, पॉइंट नंबर जो पैरा नंबर 4 और 6 वो ये बोलता है कि कनेक्टेड पर्सन को आपने रॉयल्टी दी। कनेक्टेड पर्सन का मतलब जो तुम्हारे स्पेशल रिलेशनशिप है, अगर स्पेशल रिलेशनशिप है उसको अगर आपने कोई भी रॉयल्टी वगैरह पे की तो जो रीजनेबल होगा उस पे ये डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट मिलेगा, ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा। एक्सेस वाले पे ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसा मैंने इंटरेस्ट में भी पढ़ाया था। तो आप एक काम करो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करके और आप यहां तक लास्ट में एक बार पढ़ लो, यहां तक करके, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, मैंने आपको रॉयल्टी में क्या पढ़ाया। देखो रॉयल्टी थोड़ा इंटरेस्ट से अलग है, सिर्फ ओईसीडी मॉडल में। अब एक बात समझना, ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है, रॉयल्टी पे सिर्फ रेजिडेंट कंट्री टैक्स लेगी। ओईसीडी मॉडल बोलता है कि रॉयल्टी पे सिर्फ रेजिडेंट कंट्री टैक्स लेगी, सोर्स कंट्री टैक्स नहीं लेगी। ऐसा कौन सा मॉडल बोलता है, ओईसीडी। लेकिन यूएन मॉडल बोलता है कि सोर्स कंट्री, रेजिडेंट कंट्री भी लेगी और सोर्स कंट्री भी लेगी, लेकिन सोर्स कंट्री लिमिटेड टैक्स लेगी। वो डिसाइड कर दो परसेंटेज आप मिलके। अब एक चीज समझना, यहां पे रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है वो उन्होंने दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में ये दे रखा है कि अगर मान लो सोर्स स्टेट में आप पी के थ्रू बिजनेस कर रहे हो और पी से कनेक्टेड रॉयल्टी है तो उस पे आर्टिकल नंबर 7 लगेगा, ना कि आर्टिकल नंबर 12 लगेगा। उसके बाद एक और चीज समझना, हमने ये बोला ये सिर्फ यूएन मॉडल में कि सोर्स कंट्री कौन सी मानी जाती है, जहां का पर्सन पेयर जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो सोर्स कंट्री मानी जाती है। जहां का पेयर रेजिडेंट है वो सोर्स कंट्री मानी जाती है। मींस पेयर जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो सोर्स कंट्री मानी जाती है। पेयर जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो सोर्स कंट्री मानी जाएगी। पेयर जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो सोर्स कंट्री मानी जाती है। लेकिन एक चीज समझना, पेयर ने क्या किया, वो पैसा किसी और कंट्री में या कहीं लगाया, पी में लगाया और पी खर्चे का डिडक्शन ले रही है, तो पी जिस कंट्री की है, पी जिस कंट्री में सिचुएटेड है वो आपकी सोर्स कंट्री मानी जाएगी। और अगर दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है तो उस केस में जो रीजनेबल रॉयल्टी रहेगी आर्म लेंथ प्राइस वाली, उस पे ये आर्टिकल लगेगा और बाकी वाले पे नहीं लगेगा। उसके बाद मैं बताऊं आर्टिकल 12A लाइन बाय लाइन सेम एज आर्टिकल 12 जैसा ही है, सेम लाइन बाय लाइन आर्टिकल 12 जैसा ही है। उसमें रॉयल्टी था, इसमें एफटीएस है ऑफ द यूएन मॉडल। ये यूएन मॉडल में ही है, ओईसीडी में तो है नहीं। तो सेम वैसा का वैसा इसको आप पढ़ोगे तो एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद सीधा आर्टिकल नंबर 13 है, वहां से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आर्टिकल नंबर 13 इज अ कैपिटल गेन। ये आर्टिकल नंबर 12A है जो है वो सेम ऐसा ही आर्टिकल नंबर 12 जैसा जो यूएन मॉडल में दे रखा है, और आर्टिकल नंबर 12A यूएन मॉडल में ही है, ओईसीडी मॉडल में नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो सो ब्रेक ले लो और ब्रेक से पहले ये आप पढ़ लो, पहले एक बार ये पढ़ लो। तुम्हारा जो ये वाला पार्ट है यहां तक जो मैंने बोला आर्टिकल नंबर 12 तक एक बार इसको रीड कर दो, जो कमेंट्री वगैरह दे रखी है।